नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आज अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत इन पंक्तियों से कर रहा हूं। कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, मैं फूलों की सियासत से बेगाना नहीं हूं। जी हां, आज आपके और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए जो शख्सियत स्टूडियो में मौजूद है, उनके लिए ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। बात पुरानी है। 9 जून 1964 का वह दिन शायद ही किसी को याद हो और किसी ने सोचा नहीं होगा कि श्री लक्ष्मी नारायण और श्रीमती हेमलता देवी के यहाँ जो नौनिहाल अवतरित हुआ है, वह एक दिन राजनीतिक फलक में चमकते सितारे के रूप में स्थापित होगा, जिसने इस नारे को ही अंगीकार करके समाज सेवा की गलियों को नापा कि कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना हो तो किरदार लेके चलो। सच भी है, शालीनता और संजीदगी जिसकी रग रग में बसी हुई है। बीते कल के मुन्ना और आज के राव उदय प्रताप की प्राथमिक शिक्षा दीक्षा तो गांव में ही हुई, मगर स्कूलिंग की दूसरी सीढ़ी में पहुंचते ही राव साहब ने बेटे उदय का जबलपुर के मॉडल स्कूल में दाखिला करवा दिया। ऐसे में शहर की चकाचौंध और साधन संपन्न होते हुए भी बेटे के जेहन में यह बात कभी नहीं समा पाई कि वह एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बस यही वजह रही कि मृदुभाषिता उदय प्रताप का गहना बन गया। हम आज जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि आज के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह हैं। राजनीति का ककारा राव उदय प्रताप को उनके परिवार ने ही सिखाया। यह और बात है कि पहले विधायक, फिर सांसद और अब मंत्री बनने के सफर को तय करने में उनके नाम के साथ किसी राजनीतिक गुरु का नाम भी चस्पा कर दिया गया। इसका उल्लेख हम इसलिए कर रहे हैं कि उदय प्रताप ने जब 1994 में समाज सेवा के क्षेत्र में उतरने की ठानी तो किसी बड़े राजनेता के नाम का सहारा लिए बगैर ही चबरमाठा से जनपद अध्यक्ष के चुनाव में विजय सिंह का वर्ण कर लिया। उस समय विरोधी को भी भारी मतों से पछाड़ते हुए क्षेत्र में सबसे युवा अध्यक्ष बनने का श्रेय भी राव उदय प्रताप को मिला। बस यहीं से उदय प्रताप का सियासी सफर शुरू हुआ। तत्पश्चात साल 2008 में जब प्रदेश में कमल की आंधी बह रही थी, तब राव उदय को तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने भाजपा के संजय शर्मा जैसे बाहुबली और राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी के सामने मैदान में उतार दिया। चुनाव की धुंधली बजी तो लोग यही मान रहे थे कि उदय प्रताप को बलि का बकरा बनाया गया, लेकिन परिणाम ने सभी को चौंका दिया। संजय शर्मा जैसे राजनीतिक योद्धा को राव चारों खाने चित कर विधानसभा की देहरी चढ़ने में सफल हो गए, लेकिन उनकी राजनीतिक परीक्षा यहीं पूरी नहीं हुई। एक साल बाद ही लोकसभा का चुनाव हुआ तो कमल चिन्ह से मैदान में पैतरा भांज रहे पूर्व मंत्री रामपाल सिंह के सामने उदय प्रताप को फिर से उतार दिया। यहां दुबले पर 2 आषाढ़ वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। पहला होशंगाबाद, जो भाजपा की खाटी सीटों में शुमार थी, तो दूसरा रामपाल सिंह जैसा प्रत्याशी सामने था। मगर एक बार फिर उदय प्रताप के नाम का जीत का डंका बजा, लेकिन आचरण प्रधान राजनीति के पक्षधर रहे उदय प्रताप को कांग्रेस की नीति रीति से गुरेज होने लगा। नतीजतन भाजपा और उसके संगठन के प्रति उनकी रुचि बढ़ने लगी और अंततः हुआ भी वही। साल 2014 के लोकसभा चुनाव का समय आते आते राव उदय प्रताप का हृदय परिवर्तन हो चुका था। परिणाम रहा कि होशंगाबाद की जनता ने चेहरा तो फिर से वही चुना, पर चुनाव चिन्ह बदल चुका था। बहरहाल मंत्री जी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, मगर एक बार देख लेते हैं इस अपराजेय राजनीतिक योद्धा के सफर। जहां भी रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, चिराग का अपना कोई मका नहीं होता। प्रख्यात शायर वसीम बरेलवी का यह शेर मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा और परिवहन जैसे बड़े महकमों के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह इंदौलिया पर बहुत मुफीद बैठता है। 3 बार लोकसभा और 2 बार विधानसभा का चुनाव जीतकर अजय सियासी योद्धा बन जाने वाले उदय प्रताप का यही अंदाज उन्हें अपने समकालीन राजनेताओं से अलग करता है।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा तहसील के लोडरी गांव के संपन्न किसान श्री राव साहब लक्ष्मी नारायण सिंह और श्रीमती हेमलता देवी के घर 9 जून 1964 को जन्मे बालक का नामकरण हुआ उदय प्रताप। लेकिन घर के लोग प्यार से मुन्ना कहने लगे। बालक की कुंडली बनाने वाले पंडितों ने उसके जीवन में यशस्वी होने के संकेत दे दिए थे। ऐसे में प्रारंभिक स्कूल शिक्षा पूरी करते करते उदय का अंदाज अलग दिखाई देने लगा था। उदय प्रताप के अंदाज और पंडितों की भविष्यवाणी से पिता श्री लक्ष्मी नारायण जी को लगा कि बेटा पढ़ने लिखने के बजाय जागीरदारी की ओर आकर्षित हो जाए, इसीलिए आगे की स्कूली पढ़ाई के लिए उन्हें जबलपुर के मॉडल स्कूल भेज दिया गया। स्कूली पढ़ाई पूरी कर उदय प्रताप सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय साकर के संबद्ध बर्मान कॉलेज में बीकॉम के छात्र बन गए। बेटे को जागीरदारी का चस्का लगने से रोकने की कवायद में पिता उसकी पढ़ाई को बेहतर कर रहे थे, लेकिन पंडितों की भविष्यवाणी उदय को अलग ही दिशा में ले जा रही थी। इसीलिए वे 1985 में बर्मान कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष पूरी दमदारी के साथ निर्वाचित हुए। एक बार कदम सियासत की राह पर चल पड़े तो नए रास्ते बनने लगे। छात्र राजनीति में सक्रिय रहने के बाद उदय प्रताप ग्रामीण स्तर पर भी राजनीति में सक्रिय रहे। इसी बीच 26 जनवरी 1991 को वैवाहिक बंधन में बंध गए। अपनी दम पर अपनी धमक बनाने वाले उदय प्रताप ने सबका चहेता बनकर लोगों को अपना बना लिया। इसीलिए 29 साल की उम्र में 1994 में नरसिंहपुर जिले के चावरपाझा जनपद के अध्यक्ष के रूप में विजय श्री हासिल की। तब तक कांग्रेस की नजर उन पर पड़ चुकी थी। उन्होंने कांग्रेस के लिए हर असंभव काम को संभव बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में 2008 में परसीमन के चलते बनी नई विधानसभा सीट तेंदुखेड़ा में उन्हें दिग्गज और बाहुबली नेता संजय शर्मा के खिलाफ कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया। उदय प्रताप ने इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया और जीत हासिल कर पहली बार विधानसभा की देहरी पर पहुंच गए। कुछ समय बाद ही हुए लोकसभा चुनाव 2009 में कांग्रेस ने उन्हें भाजपा के गढ़ होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारने का आदेश सुना दिया। उदय प्रताप बिना किसी नानुकुर के भाजपा के दिग्गज नेता रामपाल सिंह को चुनौती देने लोकसभा चुनाव के दंगल में उतर पड़े। अपने पुरुषार्थ की दम पर प्रारब्ध को बदल देने का मादा रखने वाले उदय प्रताप सिंह ने इस चुनाव में विजय हासिल कर इतिहास रच दिया। वे भाजपा के दिग्गजों और रणनीतिकारों की नजर में चढ़ गए थे और 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें वो लोग भाजपा में ले आए। उन्हें 2014 की लोकसभा चुनाव में उसी होशंगाबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा गया। भाजपा का गढ़ और उदय प्रताप सिंह का अपना मादा। उन्होंने वो चुनाव जीतकर बता दिया कि चिराग का अपना मकान नहीं होता, वो जहां रहता है वहीं रोशनी करता है। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर उन्हें होशंगाबाद से प्रत्याशी बनाया और 5.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर देश के टॉप 10 विजेताओं में वो शुमार हो गए। राजनीतिक दाव पेच के बिना भी सियासत और सत्ता के गलियारों में अलग धमक बनाने वाले उदय प्रताप सिंह को पार्टी नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रमुख वक्ता के रूप में नामित कर एवं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत देश की ओर से प्रतिनिधि नामांकित कर गौरवपूर्ण अवसर प्रदान किया। श्री सिंह लोकसभा की रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी स्थायी समिति, रेल विभाग की परामर्शदात्री समिति, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग की संयुक्त सलाहकार समिति के सदस्य रहे। राव उदय प्रताप सिंह के लिए जीत संभवतः ईश्वरी वरदान है। इसका भान शायद भाजपा संगठन को भी हो गया था। इसीलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें गाडरवारा से मैदान में उतार दिया। उन्होंने कांग्रेस की दिग्गज नेता सुनीता पटेल को रिकॉर्ड वोटों से हराकर अपनी जीत के ईश्वरीय वरदान और पार्टी के भरोसे को बनाए रखा।
इसीलिए भाजपा की सरकार बनने पर उन्हें भाजपा का कैडर बेस्ड नेता न होने पर भी परिवहन और स्कूल शिक्षा जैसे बड़े और नीति निर्णायक महकमों का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राव उदय प्रताप सिंह ने सरकार के बमुश्किल 1.5 साल के कार्यकाल में ही अपनी कार्यशैली और कामों के परिणाम से साबित कर दिया कि उन्हें नीति निर्णायक विभागों की बागडोर सौंपने का नेतृत्व का फैसला बिल्कुल सटीक था। बड़े विभागों के मंत्री के रूप में सरकारी कामकाज में भारी व्यस्तता के बाद भी राव उदय प्रताप सिंह आम जनता और समाज के साथ साथ अपने जिले, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए भी समय निकालना नहीं भूलते हैं। इसीलिए उनके पास आने वालों को आश्वासन नहीं, मुस्कुराता हुआ भरोसा मिलता है। शायद यही उनकी सफलता का मूल मंत्र भी है। वे राहत इंदौरी के शब्दों में शायद यह मानकर चलते हैं, ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा सिर्फ हम ही से निकलेगा। अजय त्रिपाठी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो ये था राव उदय प्रताप सिंह का राजनीतिक सफर। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें मंत्री जी, उसके पहले 1-2 सवाल मेरे भी हैं। जनता सवाल आपसे करेगी, आप बेबाकी से उत्तर भी देंगे। मुझे मालूम है आपसे हमारी चर्चा हुई थी, उस दौरान आपने भी कहा था। एक सवाल है यहाँ, आपने दिल्ली की भी राजनीति की और प्रदेश की भी राजनीति की, यानी विधायक भी बने, सांसद बने, अभी मंत्री भी। दोनों की राजनीति में कोई अंतर पाते हैं आप? स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य की पद्धति रहती है वो अलग तरह से होती है, और राज्य स्तर में एक चीज़ों को क्रियान्वयन करने के मोड पर सरकारें काम करती हैं। भारत सरकार पूरे राज्य की सरकारों को नीचे देखकर एक व्यवस्था को संपादित करती है, उसमें सांसद की भूमिका रहती है। और राज्य की सरकार के अपने दायित्व हैं, जिला स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन है, और राज्य की सरकार का सीधा दखल भी नीचे रहता है। मुझे लगता है कि दोनों की अपनी इस फेडरल स्ट्रक्चर में, हमारे जो संघीय ढांचा है उसमें अपनी अपनी कार्यप्रणाली है, लेकिन भारत सरकार की अपनी भूमिका है देश को आगे ले जाने में, नीतियों के निर्धारण में, आंतरिक सुरक्षा में, विदेश की नीति में, अनेक कई तरह के एक कार्यों को संपादित करने की अपनी एक योजना रहती है। और राज्य के अंदर स्वाभाविक रूप से राज्य के अंदर आंतरिक मामले राज्य के जो हैं वो मूल रूप से गुड गवर्नेंस को लेकर वो रहते हैं। दूसरा, नीतियों के, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए रहते हैं, विकास आधारित रहते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का नीचे क्रियान्वयन के लिए रहते हैं, आम आदमी की मदद के रहते हैं, और योजनाओं के प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन के लिए रहते हैं। तो दोनों में काफ़ी अंतर है, लेकिन मूल मंत्र एक ही रहता है, जनहितैषी कार्यों को संपादित करना, योजनाओं का क्रियान्वयन करना, प्राथमिकता के आधार पर किन चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना उस हेतु काम करना, और सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो प्रजातांत्रिक ढांचा है, संविधान की जिस शपथ के साथ हम समाज में काम करने आते हैं उसको 100% जमीन पर उतारना। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला जनता करते हैं, लेकिन आपकी अनुमति से मैं बीच बीच में इस तरह राजनीतिक सवाल आपसे पूछता रहूंगा। सबसे पहले शिवानी बुंदेला हैं छतरपुर से, जो अपना सवाल करना चाह रही हैं। मंत्री जी, मैं आपको बता दूं, पहले मैं स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित जनता जो सवाल कर रही है मैं आपसे जवाब लूंगा, उसके बाद परिवहन विभाग से जुड़ा। शिवानी जी, आप अपना सवाल करें छतरपुर से। आपसे मेरा एक सवाल है, प्रदेश में 1275 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है, 22,000 स्कूलों में एक टीचर है, इसमें सुधार की कब तक संभावना है? शिवानी जी, सबसे पहले तो आपकी जागरूकता के लिए धन्यवाद। जानकारी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपने जो चिंता करी वही चिंता हमारी भी है और हमारे नेता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी की भी है। मैं आंकड़ों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर शिक्षक विहीन कोई साला है तो हम अतिथि शिक्षक के माध्यम से उसकी पूर्ति करने का हम काम कर रहे हैं। और आपका दूसरा प्रश्न जो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, एक शिक्षक है, तो स्वाभाविक रूप से लगभग 72,000 अतिथि शिक्षक हम लोगों ने लगा रखे हैं, और उनके नियोजन से ही
हम सारी व्यवस्थाओं को संपादित करते हैं। ऐसा कोई भी स्कूल प्रदेश में नहीं रहता जहाँ पर कि कोई शिक्षक विहीन शाला चल रही हो या अधिक बच्चे हैं और केवल एक ही शिक्षक उस शाला में काम करने का काम कर रहा हो। हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, समयबद्ध तरीके से मिले और एक श्रेष्ठ शिक्षक उनको शिक्षा देने का काम करे। छतरपुर से ही हैं हर्ष सिंह तोमर जी हैं जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। तोमर जी सवाल करें। मंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है। प्रदेश में माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 70,000 पद खाली हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति अभी भी खराब है। सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाने जा रही है? जैसा मैंने पूर्व में पिछले सवाल में कहा कि शिक्षकों की कमी है, इसलिए हम अतिथि शिक्षकों का इस्तेमाल करते हैं। लगभग 72,000 अतिथि शिक्षक पूरे प्रदेश में हमारे जो एकेडमिक ईयर है हमारा, उसमें उन शिक्षकों ने काम किया है और गुणवत्तापूर्ण हम शिक्षा दे पाते हैं, उसमें हमारे अतिथि शिक्षकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जहाँ तक एक बेहतर शिक्षा देने की बात है तो लगातार हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। आज हम जो डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं, हम व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं, हम बच्चों को रोजगार मूलक शिक्षा दे सकें उसकी बात करते हैं, हम नई शिक्षा नीति क्रियान्वयन की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए आती हैं कि हम बच्चों को श्रेष्ठतम शिक्षा देना चाहते हैं। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रदेश की हमारी सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, शिक्षकों की कमी ना हो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है वो एक श्रेष्ठतम स्तर पर हम दे पाएँ, इसके लिए लगातार माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग प्रदेश में काम कर रहे हैं। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारी मंशा जो है कि हम लगातार प्रदेश में जो शिक्षक हैं, पूर्णकालिक शिक्षक, भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और चरणबद्ध तरीके से हमारी कोशिश होगी कि एक समय ऐसा आए जब मध्य प्रदेश में हमारे जो शिक्षक हैं हर स्कूल में बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षक हम वहाँ उपलब्ध करा सकें। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। आगे रीवा से सवाल है, लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल है आपसे। कोई भी सरकार जब बनती है तो उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। आपको शिक्षा विभाग सौंपा गया, स्वास्थ्य विभाग उप मुख्यमंत्री को दिया गया, राजेश शुक्ला जी को। आप जब शिक्षा विभाग में आप आए तो आपने क्या चुनौती सोची थी कि बहुत बड़ी ये चुनौती हो सकती? मुझे लगता है कि समाज में, सार्वजनिक जीवन में जब आप काम करने जाते हैं ना, वो स्वयं एक चुनौती है जी। स्वयं के लिए काम करना और समाज के लिए काम करना, दोनों में बड़ा अंतर है। स्वाभाविक रूप से जब शिक्षा विभाग का दायित्व मुझे मिला तो ये मेरे लिए चुनौती थी। प्रदेश का सर्वाधिक अमले वाला विभाग, 4.5 लाख से अधिक एम्प्लॉइज़ जहाँ पर काम करते हों, शासकीय स्तर पर लगभग 85 लाख बच्चे जहाँ अध्ययनरत हों, वो लगातार उनकी जो अपेक्षाएं हैं, हमारे जो शिक्षकगण हैं उनकी अपेक्षाएं, हमारे प्रशासनिक अमले की अपेक्षाएं, बच्चों की अपेक्षाएं और उससे अधिक 85 लाख 86 लाख बच्चों के जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी अपेक्षाएं, उनको पूरा करना एक चुनौती है। और चुनौती को स्वीकार करके जब हम काम करने के लिए बढ़ते हैं तभी मुझे लगता है कि आनंद भी आता है। और जब चुनौती से जूझकर आप अच्छे परिणाम पर जाकर खड़े होते हो, जब एक निश्चित प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो और आपको एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, हम बच्चों के लिए, समाज के लिए, अपने विभाग के लिए अच्छा कर पाए, मुझे लगता है कि वही आपके जीवन में एक संतोष का कारण भी बनता है। तो मैं हमेशा मतलब चुनौतियों के साथ काम करने में मुझे आनंद मिला है और मैं कभी चुनौतियों से भागा नहीं। मेरा जो अतीत है जीवन का वो चुनौतीपूर्ण भी रहा है और चूँकि एक किसान परिवार से निकल कर आया हूँ, किसान सर्वाधिक चुनौती पसंद व्यक्ति होता है समाज का। उसे ओलाव से चुनौती, पाला से चुनौती, मौसम से चुनौती, मतलब उस सब से निकल कर अपनी फसल को जो घर में लेके आता है तब उसको संतुष्टि मिलती है। मुझे लगता है हम लोगों के चरित्र में समाहित ये बात है। चलो, रीवा से विमलेश त्रिपाठी जी अपना सवाल करना चाह रहे हैं। विमलेश जी सवाल करें। माननीय शिक्षा मंत्री से मेरा सवाल है कि देश प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश में कम दिखाई पड़ रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत कब तक यहाँ आवश्यक सुधार हो पाएगा? त्रिपाठी जी,
सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। अच्छा इस बात से लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मैकाले की शिक्षण पद्धति है, जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद उन्होंने शायद सोचना चालू किया होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन 2020 में नई शिक्षा नीति आई। वो पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, उनकी जो सोच है, उनका जो भारत को लेकर जो एक लक्ष्य उनके दिमाग में स्थापित है, उसको सामने रखकर हमारी नई शिक्षा नीति आई। मुझे इस बात को बताते हुए हर्ष भी है और एक मेरे मन में एक भाव भी है कि ये जानकारी प्रदेश में जाना चाहिए और स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से ये बात पहुंचेगी। मुझे लगता है एक साथ पूरा प्रदेश बात को जानेगा। हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी जब पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने नई शिक्षा नीति के ऊपर बहुत काम किया जी। और स्वाभाविक रूप से जब उनको माननीय मुख्यमंत्री, जब हमारे सरकार में मुख्यमंत्री का दायित्व मिला, तो स्वाभाविक रूप से आदमी अपने अतीत से बड़ा स्नेह करता है। उच्च शिक्षा में उनके द्वारा किए गए काम, प्रयोग, नई शिक्षा नीति को स्थापित करने की पहल, उसके अनुभव का हम लोगों को बहुत लाभ मिला। वो लगातार उनको अच्छा लगता है शिक्षा पर बात करना, उनको अच्छा लगता है शिक्षा सुधार पर बात करना। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो मूल भावना है हमारी कि नर्सरी क्लासेस चालू करना, नई शिक्षा नीति का एक कॉन्सेप्ट है। और हमारा जो चुनौती रहती है प्राइवेट स्कूल्स के साथ में कि सरकारी स्कूलों में नर्सरी क्लासेस नहीं होती, हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सबसे पहले प्रयोग किया और लगभग हम 4,500 स्कूल्स में नर्सरी क्लासेस चला रहे हैं। हम लोगों ने कोशिश की कि जो टैब लैब स्थापित करना है, मतलब सैकड़ों की संख्या में, बल्कि कहें हजारों की संख्या में स्कूल्स में हम लोगों ने टैब लैब स्थापित किए। हम लोगों ने महर्षि संदीपनी ऋषि के नाम से जो हमारा CM राइज का एक कॉन्सेप्ट है, उसको प्रदेश में लागू किया। हमारे मॉडल स्कूल्स हैं, एक्सीलेंस हैं, और कितनी जगह हैं जहाँ पर हम लोग लगातार बेहतर से बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति के जो प्रावधान हैं, हाईटेक व्यावसायिक शिक्षा और हमारा एक डिजिटली एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मिले, उसके तहत हम लोगों ने लगभग, मतलब मुझे लगता है कि 45,000 शिक्षकों को हम लोगों ने टैबलेट दिया। इसलिए कि जब शिक्षक आज की वर्तमान की जानकारी से अपडेटेड होगा तो बच्चों को भी बेहतर शिक्षा दे पाएगा। तो नई शिक्षा नीति का जो प्रावधान है कि एक ऐसी शिक्षा जो व्यावसायिक हो, ऐसी शिक्षा रोजगार मूलक हो, ऐसी शिक्षा जो वर्तमान की चीज़ों से, तत्काल की चीज़ों से रूबरू होती रहे, उस सब के लिए जो मॉडर्न एक कल्चर है जिस पर हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे निकल गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भी वो सिलसिला चालू किया है। और आज हम कह सकते हैं नई शिक्षा नीति के स्थापना के लिए हम लोगों की टास्क फोर्स है, लगातार हम उसकी बैठकें करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने उसमें बैठक करी। जो एक्सपर्ट्स हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जिन्होंने नई शिक्षा नीति का अध्ययन किया है, जो नई शिक्षा नीति के बारे में जानते हैं, जिन्होंने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए जिनके पास में उपाय हैं, जिनके विचार हैं कैसे इसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सकता है, उन सब लोगों के साथ हमने टास्क फोर्स बनाई है। उसके साथ लगातार हम बैठते हैं। हमारा विभाग उनके जो सुझाव हैं उनको नीचे क्रियान्वित करने का काम करता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 2-3 साल के अंदर हमारी कोशिश होगी कि नई शिक्षा नीति का जो प्रावधान है, जो एक पैटर्न तैयार करके भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की है देश में, उसको हम नीचे उतारने में कामयाब होंगे। आपको बता दूं, चूंकि आपने नई शिक्षा नीति में आपने मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया, तो जिस जगह पे आप बैठे हैं जब नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, तो यहीं पे इसी तरह का उन्होंने 1 घंटे हमारे स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से, मैं उनके साथ था, उन्होंने पूरे क्षेत्र की जनता को मैसेज दिया क्या है। फिर जब 1 साल पूरे हो गए थे, उसके बाद फिर वो इसी जगह पे जहां आप बैठे हैं आए, और उन्होंने जो 1 साल में परिवर्तन हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने काफी कुछ बताया था। और रहा सवाल, आपने मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, तो चलिए उज्जैन से ही हमारे जाकिर हुसैन से हम सवाल ले लेते हैं। जाकिर जी, सवाल करें। शिक्षा नीति के संबंध में एक सवाल करना चाहता हूं। बच्चों की शिक्षा के दिलचस्प कंटेंट मिले, इसके लिए शैक्षणिक क्षेत्र के निजी संस्थाओं से MOU करने की योजना बनाई गई थी, उसकी क्या स्थिति है? कृपया करके आप मुझे बताएंगे। मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि बगैर समाज के सहयोग के, बगैर एक्सपर्ट्स की मदद के, और हमारा जो हमारे विभाग के अंदर भी जो
डिजिटली बहुत करेक्ट लोग हैं, उनके सहयोग के बिना चीज़ें सही तरीके से संपादित नहीं होती। आज हम लोग मध्य प्रदेश में जो एजुकेशनल अलायंस है उनके साथ सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन है और हमारा जो रूम टू रोड जी ये एक संस्था है, ये निजी संस्था, इस तरह की अनेक संस्थाएं जिनका उपयोग हम लोग कर रहे हैं कि लगातार इनके सहयोग से बच्चों को बेहतर से बेहतर हम सुविधाएं कैसे उपलब्ध करा सकें। ये कंटेंट लेकर आते हैं, इनके पास आइडियाज़ होते हैं, इनके रिसर्च के बाद में आज के समय के बच्चों को हमें क्या उपलब्ध कराना है उस तरह की चीज़ों को ये बच्चों के बीच ले जाने का काम करते हैं। हमारे टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ये एनजीओज़ के माध्यम से हम संपादित कराते हैं और ये एनजीओज़ जो रिसर्च के बाद में आज बच्चे को आज के युग में क्या बेहतर उनको दे सकते हैं इस पर काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एआई के माध्यम से ये बच्चों का जो इंटरेस्ट है, बच्चों का जो शौक़ है, बच्चा किस तरह से आगे बढ़ेगा, उसके दिमाग में क्या पल रहा है, मैं बताते हुए मुझे खुशी है कि उसे बच्चे के अंदर जो क्षमता है, बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है, उसको निकाल कर आगे बढ़ाने की जो एक कहना चाहिए एक प्रोग्राम है, वो हम इसी तरह के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके साथ मिलकर उनको संपादित करने का काम कर रहे हैं। और आगामी समय में आप देखना कि हम लोग धीरे धीरे करके इस सिस्टम में लोगों को इन्वॉल्व करते हुए बच्चों को श्रेष्ठतम एजुकेशन का जो उनकी कल्पना होती है, व्यावसायिक शिक्षा की, डिजिटल एजुकेशन की, एक स्मार्ट क्लासेस के साथ आगे बढ़ने की उनकी जो कल्पना है, वो इस तरह के सारे संसाधन, सारी सुविधाएं हम उनको उपलब्ध कराने में मुझे लगता है कामयाब हो पाएंगे। जो कहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों का नेक्सस है बहुत ज़बरदस्त है। इस पिछले कुछ दिनों में थोड़ा देखने को ये मिला है कि प्राइवेट स्कूल थोड़ा सा उन पे नकेल कसी है। वो किस आधार पे आप कसी है और कितना कुछ फ़ायदा दिलवा पाए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, निजी स्कूलों के जो डायरेक्टर्स हैं, मालिक हैं, उनसे आपने पिछले 1-1.5 साल में? मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ, आंशिक रूप से असहमत भी हूँ। जी, इस प्रदेश में 1.25 करोड़ के आसपास बच्चे पढ़ते हैं। 85-86 लाख बच्चे हमारे पास हैं और लगभग 37-38 लाख बच्चे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, बल्कि और 30-31 लाख बच्चे प्राइवेट सेक्टर में हैं। स्वाभाविक रूप से बच्चों की शिक्षा में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी योगदान है और उनकी बेहतर शिक्षा जो दे रहे हैं उस बात को हम नकार भी नहीं सकते। जैसे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के हमारे स्कूल्स हैं, एक्सीलेंस स्कूल हैं, महर्षि संदीपनी विद्यालय हैं, मॉडल स्कूल्स हैं, पीएम श्री हैं, इस तरह की ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर का अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन कमियों की, गलतियों की गुंजाइश हर जगह रहती है, उस सेक्टर में भी है। और जिन लोगों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी, फीस स्ट्रक्चर को, हमारा जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको, उस बैरिकेड को उन्होंने तोड़ने का काम किया और जो अनियमितताओं की शिकायतें मिलती रहती हैं। बतौर आम आदमी भी जो मैं समझ पाता था, बतौर सांसद जिन चीज़ों को हम लोग फेस करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, उन सब पर हम लोगों ने लगाम लगाने का काम किया। मैं मंत्री बनने के बाद हम लोगों की पहली बैठकों में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मत था कि आम आदमी के हित में, बच्चों के हित में अगर कठिन निर्णय भी लेना पड़े तो अपन को लेने में नहीं चूकना चाहिए। जी, तो हम लोगों ने जो फीस स्ट्रक्चर है उस पर उसको नियंत्रित करने का काम किया। अनावश्यक फीस स्कूल्स कलेक्ट करते थे, हम लोगों ने उसमें चेक एंड बैलेंस किया। किताब कॉपी हैं, स्कूल में बेचने का व्यवसाय है या निर्धारित दुकान से ही आप खरीदोगे, हर साल यूनिफॉर्म बदल जाएगी, इन सब चीज़ों पर हमारे जो मापदंड हैं या हमारी नियम प्रक्रिया है उसके पालन हमने अलग से कुछ नहीं किया। जो कानून है, नियमों में जो प्रावधान है, जो विभाग की अपेक्षाएं हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए अपने विभाग को ताकीद करी और साथ ही प्रदेश में कलेक्टर्स के माध्यम से हम लोगों ने अपेक्षा की कि आप इस तरह की अगर कहीं कोई अनैतिक गतिविधियां चल रही, वायलेशन ऑफ रूल्स है कहीं, जो हमारे पालकों की अपेक्षाओं के विपरीत कहीं कुछ हो रहा है, या बच्चे जो उनका अधिकार है, बच्चों का शिक्षा का अधिकार, सस्ती शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में शिक्षा का अधिकार, उसमें कहीं अगर कमी आ रही है तो उसको हमें बहुत
मतलब कठोरतम तरीके से भी जाकर उसको हैंडल करना पड़े तो हम करेंगे। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है कि लगातार अनैतिक गतिविधियों में कमी आई है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष शिकायतें भी घटी हैं और हम एक बेहतर व्यवस्था इस प्रदेश में दे पाए। बिल्कुल, मैं आपको ये सूचना देने में या जानकारी देने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि भोपाल जैसे शहर में ही जो पहले पर्टिकुलर स्कूल, पर्टिकुलर जो आपने कहा कि इस शॉप से ही आपको पुस्तक लेनी है, यहाँ से यूनिफॉर्म आपको बनवाना है, अलग अलग मैसेज भी आते थे, वो 90% मैसेज खत्म हो गए हैं। अभी भी हैं कुछ, लेकिन मुझे लगता है समाप्त हो जाएंगे। प्रदीप चौरसिया मंडला से है, अपना सवाल करें प्रदीप जी। शिक्षा मंत्री से सवाल करना चाहता हूं कि हर साल स्कूल चले अभियान चलाकर बच्चों को स्कूल पहुंचाने की कोशिश होती है, लेकिन कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। यह कैसे ठीक होगा? चौरसिया जी, अभी आपने देखा होगा 1 अप्रैल को स्कूल चले हम, चलो स्कूल चले हम, ये भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी इस चीज़ को चलाया था जी। उनकी स्मृतियां हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कामों को संपादित करने का जो जज्बा है, लोगों की सेवा का उनका जो भाव है, वो हमारे लिए प्रेरणा के रूप में काम करता है। 1 अप्रैल को आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल के एक स्कूल से स्कूल चलो हम अभियान में खुद स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की सहभागिता रही। बच्चों को उन्होंने बुक्स, सिलेबस, यूनिफॉर्म और उनको एनरोल कराने का काम किया। पूरे प्रदेश में ये सतत लगातार चल से आज भी मैं बता सकता हूँ आपको कि हमने उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से एक पोर्टल लॉन्च कराया था, जिससे कि हम मॉनिटर कर सकें कि एडमिशन्स की स्थिति क्या है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज आपको बताता हूँ, बहुत प्रसन्नता के साथ इस बात को आप बताता हूँ, आज हम लगभग 67 लाख बच्चों को हम एडमिट करा चुके हैं आज की तारीख तक मध्य प्रदेश के अंदर हमारे स्कूल्स में। आप कल्पना करिए, जब ये हमारा सेशन चालू हो गया है, अभी अप्रैल के बाद छुट्टियां आएंगी, जुलाई में बच्चा जो सामान्य तौर पर स्कूल जाएगा, उस समय तक हम पिछले साल के आंकड़े को पार करने की स्थिति में होंगे। ये केवल इसलिए संभव हुआ है, क्या तो माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या मैं स्वयं, हमारे सचिव, हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सोशल एक्टिविस्ट, समाज में काम करने वाले लोग, यहाँ तक कि पार्टी और वैचारिक सीमाओं को छोड़कर हम लोगों ने सबसे आग्रह किया था। हम लोगों ने कहा था सब इसमें सहभागिता सुनिश्चित करें। कई जगह हमारे विपरीत विचारधारा वाले दलों के लोग भी निकल के गए और उन्होंने समाज के अंदर बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजें, स्कूल में एनरोल कराने का काम करें, इसमें अपनी भूमिका निभाई और हम लगातार इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। हमारे अधिकारी, कर्मचारीगण, हम देखते हैं मध्य प्रदेश में आज भी, कल मैं किसी जिले के अंदर देख रहा था कि हमारे एक शिक्षक साथी हैं, वो गाजे बाजे के साथ गांव में उन्होंने भ्रमण चालू किया, नारे लगा रहे थे सरकारी स्कूल में आइए, हम बेहतर शिक्षा देंगे, हम हमारे स्कूल में आप बच्चे को दाखिल कराइए, हम श्रेष्ठतम शिक्षा देंगे। बच्चों के साथ बाजे बज रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सब, और कभी ना कभी आपको शुरुआत करनी पड़ती। परिणाम अगर आपको पाना है तो कहीं ना कहीं से आपको शुरू होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि स्कूल चलो अभियान की हमने शुरुआत की है, इसको हम बंद नहीं होने देंगे, लगातार चलते रखने का हम काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो हमारा इस बार प्रवेश संख्या जो हमारी है, एनरोलमेंट रेट जो है, पिछले साल से बेहतर की हमको संभावना है। चलिए, मंडला से ही दुर्गा मार्को जी हैं, अपना सवाल करना चाह रही हैं। दुर्गा जी, सवाल करें। मंत्री जी से मेरा यह सवाल है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करने की कोशिश बहुत हो रही है, इसकी स्थिति क्या है? ड्रॉप आउट बच्चे। दुर्गा जी, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन कि मंडला में बैठकर आप ड्रॉप आउट बच्चों की चिंता कर रहे हो। हालांकि मंडला ने अच्छा परिणाम दिया है और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है, बधाई भी देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 5th और 8th का रिजल्ट आया है, उसमें जो ऊपर के ज़िले हैं उनमें डिंडोरी और मंडला शामिल हैं। मतलब आप ये मानकर चलना कि आपके ज़िले ने भी बहुत अच्छा स्कूल एजुकेशन में काम किया है। जहाँ तक ड्रॉप आउट की बात है, तो ड्रॉप आउट बच्चों के लिए हम लोग लगातार उनको हम मॉनिटर भी करते हैं, और जो बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते या कई बार अर्थ धन के अभाव में नहीं जाते, उनको हम छात्रावास बनवा रहे हैं।
भारत सरकार के सहयोग से भी छात्रावास बनाते हैं। हम ट्राइबल स्कूल हमारे हैं, हमारा जो ट्राइबल विभाग है उसके माध्यम से हॉस्टल संचालित कर रहे हैं। और लगातार अभियान चलाकर भी हम बच्चों को देखते हैं कौन बच्चा छोड़ कर गया है तो कारण क्या है। अगर लगातार कोई बच्चा नहीं आता तो उसको मॉनिटर करने का काम करते हैं। इसमें एक बड़ा निर्णय हमारे विभाग ने इस साल किया है जी। ड्रॉप आउट आता है आमतौर पर 5th के बाद 6th क्लास में जब बच्चा जाता है तब जी, या 8th के बाद में जब 9th क्लास में बच्चा जाता है उस समय। हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि 5th के बाद जब बच्चा पास हो जाएगा, पहले ये होता था कि बच्चे की टीसी, उसकी मार्कशीट बच्चा और पेरेंट्स लेके जाते थे और उस स्कूल का दायित्व खत्म हो जाता था। अब बच्चा कहाँ गया, उसने अगले क्लास में 6वीं में एडमिशन कराया नहीं कराया, बच्चे ने छोड़ दिया, इसमें विभाग की कोई भूमिका नहीं होती थी जी। अब हमने ये जिम्मेदारी तय की है कि बच्चा जब 5th पास करके जाएगा तो 6th क्लास में एडमिशन की जिम्मेदारी उसी स्कूल के हेडमास्टर की होगी। वो टीसी निकलवाएगा, वही उसका मार्कशीट लेगा और एक ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत वो अपने आप मिडिल स्कूल में, जहाँ बच्चे का उसकी इच्छा जाने की है, समीपस्थ स्कूल हो सकता है या उसकी पसंद का स्कूल हो सकता है, वो शिक्षक उसको एडमिशन कराने में उसकी मदद करेगा। यही 9th से 10th में भी नियम लागू होता है। तो स्वाभाविक रूप से कई बार पालक की नज़रअंदाज करने के कारण, कई बार पालक की मजबूरी के कारण, कई बार पालक की व्यस्तता के कारण वो समय नहीं दे पाते, बच्चों को समय निकल जाता है, उसी में बच्चा फिर पढ़ाई से विमुख हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से अध्ययन करके एक शोध में निकल के आया कि बच्चा जब प्राइमरी से मिडिल में, मिडिल से हाई में जाता है, उस समय सावधानी की आवश्यकता है, उस पर नज़र रखने की आवश्यकता है। तो इस काम में हमने विभाग की भूमिका निर्धारित की है। मुझे लगता है इससे बड़ा परिवर्तन आएगा। जबरदस्त, ये नया हुआ है। नवीन टाक है हमारे साथ रतलाम से। नवीन जी अपना सवाल करें। मेरा एक सवाल था कि आरटीआई के तहत बड़े स्कूलों में जो प्रवेश छात्र को दिया जाता है उसमें काफ़ी परेशान किया जाता है छात्रों को, उस पर रोक कब लगेगी? ये जी नवीन जी एक ऑनलाइन सिस्टम है और इसमें बच्चे के सबसे नज़दीक का जो प्राइवेट स्कूल होगा वो कोई भी हो सकता है, कितना ही बड़ा स्कूल हो, कितना ही छोटा हो। अगर प्राइवेट स्कूल बच्चे के निवास से पहले किलोमीटर पहले जो स्कूल आएगा उसमें ऑनलाइन बच्चा अपना अप्लाई करता है। कई बार सुविधा नहीं होती तो वो जाकर स्कूल में ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकता है और वो पोर्टल पर दिखता भी है। इसलिए इसमें मुझे लगता है कि गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है। यथासंभव प्रयास रहता है कि जो उसका नियरेस्ट प्राइवेट स्कूल है उसमें आरटी के तहत उसको एडमिशन मिले और अगर कोई विसंगति रहती है तो हम सबसे सख्त कार्रवाई ऐसे स्कूलों पर करते हैं जो उस गरीब बच्चे को शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूल से वंचित करता है। मतलब ये समाज में उस संस्था के द्वारा किया गया एक सबसे घोर नियमों का उल्लंघन हम मानते हैं। सख्ती से भी कार्रवाई करते हैं, लगातार मॉनिटर भी करते हैं और हम ये सुनिश्चित भी करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कोई बच्चा हमारा जो सरकार की योजना है शिक्षा के अधिकार का, उसका एक अधिकार जो बनता है उसे वो शिक्षा मिलना चाहिए, उसे देने का हम काम कराते हैं। लेकिन कई जगह जैसा आप जानते हो बड़ा प्रदेश है, बड़ा मुल्क है, विसंगतियों की गुंजाइश हर जगह रहती है। लोग इस बड़े होने का कई बार दुरुपयोग भी करते हैं, तो उसका सूचना मिलते ही हम लोग उस पर कार्रवाई भी करते हैं। हमारा प्रयास रहता है यथासंभव बच्चे को श्रेष्ठ शिक्षा मिले, उसके नज़दीकी स्कूल में मिले। सुजीत उपाध्याय है रतलाम से ही। रतलाम से सुजीत जी सवाल करें। मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से निजी स्कूल द्वारा पालकों को दबाव डाला जाता है कि कुछ चुनिंदा दुकानों से ही पाठ्य पुस्तक खरीदी जाए जी और ड्रेसेस खरीदे, यूनिफॉर्म खरीदी जाए, तो इस तरीके से पालकों पे बहुत दबाव रहता है। तो इस दबाव को कम करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है? इसका उत्तर आप दे चुके हैं, पर एक बार और इनको भी संतुष्ट कर। जी ये हमारा जो विनियमन अधिनियम 2017 है या हमारे जो नियम 2020 के तहत हम लोगों का एक प्रावधान है कि हम इस पर नियंत्रण करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि विगत वर्षों में चलता रहता था, स्कूल वाले अपना नियम फीस बढ़ा ली, यूनिफॉर्म चेंज कर दी, सिलेबस चेंज कर दिया। लेकिन विगत वर्ष के बाद में हमारा पिछले साल जब माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने थोड़ा सख्ती से इसका पालन कराया
मैंने पूर्व में भी जैसे कहा, हमने एक व्यवस्था तैयार की है, विधानसभा में ले जाकर हमने नया कानून भी बनाया है कि जो छोटे स्कूल्स हैं जिनकी फीस 25,000 से नीचे है, उन स्कूलों को हम उनसे उस व्यवस्था को एक अलग तरह से रखा है। और ऐसे स्कूल जो 25,000 से ऊपर की फीस लेते हैं, लाखों रुपए, 25,000, 28,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक फीस जहाँ पर है, उनको प्रति नज़रिया हमारा अलग तरह से है। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि छोटे स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे कस्बों में शिक्षा दे रहे हैं, साल भर में 10,000 फीस लेते हैं, 12,000, अधिकतम 25,000, उनको हमने एक छूट दे रखी है कि चूँकि बहुत कम फीस में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, नियमों का पालन करते हैं, बहुत विसंगतियाँ वहाँ नहीं होती, बहुत शिकायतें भी वहाँ नहीं मिलती, उनको एक अलग तरह नज़रिया हमारा है। लेकिन जो स्कूल ज़्यादा फीस लेते हैं, 10,000, 15,000 रुपये महीने की फ़ीस जिनकी है, वो उनको हम लगातार, मतलब हमको कहना चाहिए कि मॉनिटर भी करते हैं, उनको चेक भी करते हैं। हमने एक पोर्टल बनाया हुआ है कि आप हर गतिविधि को अपने पोर्टल में आप अपडेट करोगे, उसमें लगातार अपलोड करोगे, आप फीस कितनी बढ़ा रहे हो, पिछले वर्ष कितनी फ़ीस थी, ये निर्धारित मापदंड से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अब किसी की अगर 1 लाख रुपए फीस है जी और 10,000 बढ़ाने का उसका कहेगा हमारा नियम है, वो सीधी 1,10,000 हो जाती है। तो हमारा ये उनको ये व्यवस्था रहती है कि आप इस तरह से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ाओगे। यूनिफॉर्म इतने वर्षों के पहले नहीं बदलोगे, सिलेबस में इतने % से ज़्यादा परिवर्तन नहीं करोगे, और ख़ासकर एनसीईआरटी के सिलेबस के लिए आपकी बाध्यता होगी कि आप उसका पालन करोगे। तो निजी स्कूलों पर हम लोगों ने जो अनियमितता कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो अनियमितताएँ करते हैं उन पर नकेल लगाने का भी काम करते हैं। और आपने जैसे कहा फीस आदि का, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस साल के आंकड़े हम आपको बाद में देंगे। अभी जो पिछले वर्ष का है, हम लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपया, ये फिगर आपको सुनने में आश्चर्यचकित करेगा, वो सैकड़ों करोड़ जो नाजायज़ तरीके से नियमों का उल्लंघन करके प्राइवेट स्कूल्स ने फीस जमा करवाई थी, हमने उनको पालकों के खाते में वापस करने का काम किया। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ही हो रहा है। कितना आपने वापस करवाया अभी तक? मैं बताऊं, मुझे लगता है कि हम लगभग 350 करोड़ के आसपास की राशि जो है वो पेरेंट्स के खातों में वापस वहाँ पर सहजता से कर पूरे मध्य प्रदेश में कराने का काम किया। आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने FIRs कराई, आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, और कुछ जगहों पर तो ये हुआ है कि कानूनी कार्रवाई भी हमने उनके खिलाफ कराई है। हमने उसमें परहेज नहीं किया, क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारी सरकार का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि बेहतर शिक्षा, श्रेष्ठ शिक्षा, और जो शिक्षा का अधिकार बच्चे का है वो उसको मिले। और पैसों के कारण, निजी संस्थाओं की नीतियों के कारण अगर कहीं व्यवधान पैदा होता है तो उस व्यवधान को हम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उसको दूर करने का काम करते हैं, भले ही हमको कितने कठोर निर्णय लेना पड़े। आपने जहां से स्कूलिंग की है वहां से ऋतु तिवारी जी, यानी जबलपुर से ऋतु तिवारी अपना सवाल करना चाह रहे हैं। ऋतु जी सवाल करें। स्कूल शिक्षा मंत्री जी, आपसे मेरा एक सवाल है, सीएम राइज स्कूलों को और बेहतर बनाने के लिए सरकार और आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या और अच्छा बनाने के लिए आप कौन से कदम उठाना चाहेंगे? सबसे पहले तो ऋतु जी आपका स्वागत है, और आप जबलपुर से हैं तो स्वाभाविक रूप से जबलपुर हम लोगों को बचपन की स्मृतियों में ले जाता है जी, जहां हमारा बचपन बीता। आपसे भी छोटा रहा हूँगा जब मैं जबलपुर में रहा हूँ। फिफ्थ में थे शायद आप? तो आप मतलब उस जमाने में स्कूलिंग के दौर में हम लोग वहाँ पढ़ा करते थे, और मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जो महर्षि संदीपनी विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है, पहले जिसको सीएम राइज के रूप में कहते थे, प्रचलित हो गया पूरे प्रदेश में। आपने भी प्रश्न किया कि सीएम राइज स्कूल को और बेहतर कैसे बनाएंगे, तो हम इसको, जो महर्षि संदीपनी विद्यालय हमारे हैं मध्य प्रदेश में, इनको एक बेहतर व्यवस्था के तहत हम लोग इनको आगे ले जा रहे हैं। डिजिटल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों को हॉस्टल्स के साथ में वहाँ रखने की व्यवस्था, हमारा जो एक कहना चाहिए कि कंप्यूटर की शिक्षा है, और रोबोटिक लैब्स हैं हमारे वहाँ पर, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, संगीत की शिक्षा है, नीति शिक्षा है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्किल
डेवलपमेंट की जो बात है, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने सांदीपनी विद्यालयों में शामिल किया है। स्वाभाविक रूप से बच्चे को जब इस लेवल का एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसके पास एक मतलब एक स्कोप होता है जीवन को एक सही दिशा में ले जाने का। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आपका प्रश्न ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा सीएम राइज में और बेहतर क्या कर सकते हैं, इसमें आपकी चिंता झलक रही। लेकिन मैं बहुत खुश होकर ये बात बता रहा हूँ कि हमारा जो महर्षि सांदीपनी विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना या मॉडल स्कूल का है, एक्सीलेंस का है, पीएम श्री का है, ये हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये समाज में इतनी इनको ऊंचाइयां मिल रही हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस छोड़ के लोग इनमें भर्ती होना चाहते हैं। हमारे पास ऐसे सैकड़ों लोग आते हैं कि हमारा एडमिशन महर्षि में सांदीपनी में करा दीजिए, हमारा एडमिशन मॉडल स्कूल में करा दीजिए, हमारा एक्सीलेंस में करा दीजिए। ये इस बात का प्रमाण है कि सरकारी स्कूल भी अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। सरकार बेहतर संसाधन, बेहतर सुविधाएं, बेहतर लैब, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, डिजिटल लाइब्रेरीज देने का काम कर रही है। उससे आकर्षित होकर पालक बच्चों को इन स्कूल में भेजने का काम कर रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि शायद हम सही रास्ते पर जा रहे हैं और बेहतर शिक्षा दे पाने में हम आंशिक रूप से ही सही, लेकिन हम सफल हो रहे हैं और हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आयुष मिश्रा हैं जबलपुर से ही। आयुष जी अपना सवाल करें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों की स्कूल बिल्डिंगों की हालत तो फिर भी ठीक ठाक है, पर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की बिल्डिंगों की हालत बहुत ही जर्जर है। इन चीजों के सुधार कार्यों के लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? आयुष जी, हम लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं, पहले की सरकारों ने भी और वर्तमान सरकार भी। चूँकि ये देश बड़ा है, प्रदेश बड़ा है और स्वाभाविक रूप से अपेक्षाएं भी रहती हैं और कई बार शासकीय स्तर पर गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण समय के पूर्व स्कूल जर्जर हो जाते हैं या कई जगह बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण हम एक्सपेंशन उसका नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग लगातार अतिरिक्त कक्षों के माध्यम से उन स्कूल्स में जो एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट जो है उसको हम पूरे करने का काम। आज की तारीख में मैं आपके सवाल से बिल्कुल सहमत हूँ कि लगभग हम लोग जो एक 14-15 हज़ार के आसपास अतिरिक्त कक्षों की जो हमारे एडिशनल क्लासरूम हैं उसकी रिक्वायरमेंट मध्य प्रदेश में है और हम इसको धीरे धीरे करके पूरा करने का काम भी कर रहे हैं। 500-700 हमारे अतिरिक्त कक्ष हम बनाएंगे। फिर हम इसमें हमने माननीय विधायकगण से भी अपेक्षा की है कि आपकी जो निधि रहती है उसमें से भी स्कूल्स के अंदर प्राथमिकता के आधार पर आप मदद करने का काम करें। हम लोग जो कॉरपोरेटर्स हैं वो जो CSR का फंड होता है उससे भी कुछ एरियाज़ में इस तरह करते हैं। हम जो माइनिंग फंड होता है उस फंड से भी स्कूलों को अपग्रेड करने का, भवन आदि का, शौचालय आदि बनाने का काम हम करा रहे हैं। तो मैं इस बात से आपकी असहमति व्यक्त नहीं करता कि हर जगह हमारा सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, भवन आदि उपलब्ध हैं, लेकिन जो आंशिक हमारी कमियां हैं उनको सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में वो हैं। हम अतिरिक्त कक्ष भी बना रहे हैं, इस बार नए भवन आदि देने का काम भी कर रहे हैं और हमने नीति में एक आंशिक संशोधन भी किया है। बीच में अभी ये था कि हम चूँकि सांदीपनी विद्यालय के मोड पर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको इसी पे आगे बढ़ना है, तो हमने हाई सेकेंडरी स्कूल्स के नए भवन आदि स्वीकृत करने का काम बंद कर रखा था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि वो सिस्टम तो चलता रहे, लेकिन जब तक वो सिस्टम आएगा तब तक हमारे जो दूसरे हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, वो ऐसा ना हो कि बहुत बुरी स्थिति में चले जाएं। उन पर भी नज़र रखने की आवश्यकता है, उनको भी संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। तो हम साइमल्टेनियसली मतलब एक सिस्टम को अपग्रेड भी कर रहे हैं और चलते हुए सिस्टम को भी धीरे धीरे स्ट्रेंथन करने का हम काम कर रहे हैं। तो आपकी चिंता सरकार की चिंता है, हमारे जहन में भी ये बात है और हम उनको भी बेहतर करने का काम कर रहे हैं। और आप देखना कि आगे आने वाले समय में समान रूप से शहरी क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल विभाग का और ग्रामीण क्षेत्र का आपको समान रूप से दिखेगा। इस बात की चिंता हमारा विभाग और हमारी सरकार कर रही है। प्रदीप शर्मा है, नया जिला बना है भाऊगंज, वहां से सवाल करना चाह रहे हैं। प्रदीप जी सवाल करें। मैं माननीय मंत्री जी से यह सवाल करना चाहता हूँ, ये जो दूरांचल से शिक्षक लोग आए हुए हैं तो बराबर तो परमानेंट विद्यालय में जाते नहीं हैं, और जो ये ठेके से काम चल रहा है तो उसके बारे में मंत्री जी क्या करेंगे, उसकी कैसी व्यवस्था बनाएंगे, इसके बारे में मेरा ये सवाल है।
उनका कहने का मतलब जो दूरस्थ अंचलों में टीचर पदस्थ हो गए, उनने एक आध किसी को बोला तुम पढ़ाते रहो, कभी जाते कभी नहीं जाते, ऐसी शिकायतें आ रही। मऊगंज तो बहुत जागरूक जिला है पंडित जी, और आपका जो प्रश्न है वो सही मानों में चिंता को तो दर्शाता ही आपकी, और मुझे लगता है इस पर काम करने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग लगातार शिक्षक स्कूल जाएं, उनसे आग्रह भी करते हैं। हमारा जो एक उनको निरीक्षण का मैकेनिज़्म है उसको भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। शिक्षक से अन्य कोई काम ना लेना पड़े, वो केवल पढ़ाई का काम करे, स्कूल में जाता रहे, इस बात के लिए हम लोग लगातार मॉनिटर भी करते हैं। साथ ही हमने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फेस रिकग्निशन का एक हम वो लेकर एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं, जो शिक्षक को स्कूल में उसकी उपस्थिति को दर्शाएगा और दर्ज कराएगा। शिक्षक कितने घंटे स्कूल में रहा, ये भोपाल में बैठकर हम देख सकते हैं। तो इस बात पे हम लोगों ने अभी शुरुआत करी है और इसे हम लागू कर रहे हैं। जहां हमारे रिजल्ट 30% से कम आए, हम शुरुआती तौर पर उन स्कूल्स में इस व्यवस्था को लागू करेंगे कि जो फेस रिकॉग्निशन के साथ में अपना वो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जाकर अपनी अटेंडेंस डालें। फिजिकल कब तक लागू हुआ? ये हम चालू कर दिया, हमने इस काम कर रहे हैं, और हम इसको, हमारा प्रयास है कि जुलाई से हम उन स्कूल्स में जहाँ पर हमारा रिजल्ट कमज़ोर रहा, 30% से नीचे का रिजल्ट रहा, वहाँ पर इसको लागू करें। बल्कि मैं तो अपने विभाग में कहने वाला हूँ कि इसको आप हमारे मंत्री के ज़िले में पूर्णतः लागू कर दें, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला उज्जैन वहाँ लागू कर दें, क्योंकि बहुत अच्छा सिस्टम है। आज मैं कहाँ पर हूँ? मैं इस समय स्वराज एक्सप्रेस के इस आपके चेंबर में बैठकर मैं प्रदेश में रूबरू हो रहा हूँ। ये पता होना चाहिए ये नेता कहाँ पर है, क्या कर रहा है, उसकी उपलब्धता क्या है, समाज को जानने का अधिकार है। इसी तरह शिक्षक कार्यालयीन समय में, शिक्षण के समय में वो क्लास में रहे, स्कूल के अंदर रहे, ये बच्चों का अधिकार है, पेरेंट्स को जानकारी का अधिकार है, और सरकार उसको नियोक्ता के रूप में सरकार को भी, इसका विभाग को भी इस बात की जानकारी होना चाहिए। इसमें मुझे लगता है हम सख्ती भी कर रहे हैं और अपेक्षा भी शिक्षकों से कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक अकेला कर्मचारी नहीं है, वो बच्चों को शिक्षा देने वाला ऐसा गुरु है जो माता पिता के बाद सर्वाधिक आदर प्राप्त एक व्यवस्था है। उसको, उसका वो आदर बना रहे, उसके प्रति जो भाव लोगों का बना रहे, इसके लिए थोड़ा उसको भी 2 कदम आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता होगी। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि अभी हम आंशिक रूप से इसको लेके आ रहे हैं, लेकिन भविष्य में 100% फेस रिकॉग्निशन के साथ में मोबाइल के माध्यम से, हमारा जो डिजिटल एक एप्लीकेशन हमारी है, उसके माध्यम से हम उसकी अटेंडेंस लेंगे, और जो शायद निर्धारित कर पाएगी कि हाँ भाई ये शिक्षक दिन भर आज स्कूल में रहा, इतने घंटे रहा। ये एक शिकायतों के कारण इस मोड पर हमें जाना पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है इससे राहत मिलेगी। खासकर वो 90% शिक्षक हमारे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लगातार स्कूल में जाते हैं, समय से ज़्यादा काम करते हैं। मैं ऐसे हजारों शिक्षकों को जानता हूँ प्रदेश में जो अपने शैक्षणिक समय के अलावा भी बच्चों के जीवन में समय देते हैं, अतिरिक्त समय देकर बेहतर शिक्षा देने का, बेहतर परिवेश देने का काम करते हैं। तो उन शिक्षकों के लिए, मतलब उन शिक्षकों के साथ बाकी के भी सही तरीके से काम कर सकें, इसलिए हमने उनको इस तरह से ये फेस रिकग्निशन वाला सिस्टम इस प्रदेश में लाए हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि वो जो शिकायत रहती है कि वो भाड़े के शिक्षक रख लेते हैं, जाते नहीं हैं, हालांकि ऐसे कम लोग हैं, लेकिन वो कम भी ना रहें, सारे लोग जाने लगें, बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दें। इस बात में हमारा ये जो प्रयास है शायद वो सफल होगा। हमें चिंता इस बात की है मंत्री जी कि बहुत सारे तो सुधर जाएंगे और मुझे लगता है बहुत सारे पद खाली हो जाएंगे, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले लेंगे बहुत सारे लोग मुझे जो लग रहा है। जी, अमन जायसवाल है मऊगंज से ही। अमन जी सवाल करें। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कई शहरी स्कूलों में शिक्षक अतिशेष हैं, अप्रोच वाले हैं, उनका संतुलन बनाने के लिए मंत्री जी अगला कदम क्या उठाएंगे? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मुझे बात बताते हुए बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं शिक्षकों का। जैसा आपने कहा कि शहरी क्षेत्र में शिक्षक अधिक हैं और अतिशेष हैं, कई जगह शिक्षक कम हैं,
हम लोगों ने पिछले वर्ष एक अभियान चलाया। शुरुआत में लोगों ने कहा कि इससे जो हमारा शिक्षण व्यवस्था है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और पूरे प्रदेश में एक अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शिक्षकों का कि हमने ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों से आग्रह किया कि आप इस स्कूल में एक्सेस हैं, अतिशेष हैं, ये शालाएँ हैं जहाँ पर कम टीचर्स हैं बच्चों के अनुपात में, आप चॉइस करिए आपको कहाँ जाना है इनमें से। तो 98% शिक्षकों ने उसमें सहयोग किया और लगभग 16,000 साढ़े 16,000 शिक्षक, ये बहुत बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में है, वो अपनी सहमति के साथ अधिक संख्या वाले स्कूलों से निकलकर जहाँ पर शिक्षक कम हैं वहाँ पर उन्होंने ज्वाइनिंग की। और ये बड़ा फिगर है। मैं मतलब इस पूरे सिस्टम को, भोपाल में जो अधिकारी बैठे हैं जिन्होंने इस पर नज़र रखी, हमारे नीचे का जो हमारा सिस्टम है जो काम करता है, और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक जिसने काउंसलिंग में अपने आप को सहभागिता सुनिश्चित की, भाग लिया, अपनी चॉइस बताई, नए वंटित शाला में उसने जाकर वहाँ ज्वाइनिंग किया और 16 साढ़े 16,000 शिक्षक अतिशेष थे, उनने रिक्त शालाओं में अपनी ज्वाइनिंग दी और एक बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वहाँ काम करना चालू किया। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस वर्ष भी जो अतिशय शिक्षक है थोड़े बहुत अभी निकल कर आएंगे, तो उनको भी हम लोग फिर एक अवसर देंगे कि आप काउंसलिंग के माध्यम से खाली स्कूल में आप जाइए और शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करिए। लगातार चलने वाला सिलसिला है, हम लोग उसको करते रहते हैं। एक दर्शक, जहाँ से आपने लोकसभा चुनाव जीतने की हैट्रिक लगाई है, नर्मदापुरम, वहाँ से रोहन जैन अपना सवाल करना चाह रहे हैं। रोहन जी सवाल करें। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि दिन पर दिन सरकारी स्कूलों से बच्चों का मोह भंग होता जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है कि शिक्षकों के लिए गैर शैक्षणिक जो कार्य हैं उनमें उनकी व्यस्तता कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर को कम कर रही है और यही एक मुख्य कारण है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की जो संख्या है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। बढ़ रही है अभी तो आपने जवाब रोहन जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और इनकी संख्या अधिक नहीं होती, लेकिन कम भी है तो वो भी नहीं होना चाहिए। जो बहुत मैंडेटरी काम हैं, इलेक्शंस हैं या कोई आपदा के समय किसी तरह का कोई काम निकल के आता है या विभाग की कोई जिम्मेदारी की पूर्ति करना है, कई बार ये है कि कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट किसी स्कूल में है और कोई विशेष अभियान के तहत किन्हीं चीज़ों को अपलोड करना है, उनको फीडिंग करना है, तो कुछ समय के लिए उसको कार्यालय बुलाया जाएगा। इस तरह के चीज़ों को छोड़ दिया जाए। तो हम लोगों ने निर्देश दिए हैं, पिछले महीने ही हम लोगों ने निर्देश दिए थे कि गैर मतलब जो शैक्षणिक कार्यों में लोग लगे हैं, मैंने मेरे स्तर से पूरे प्रदेश में इस तरह के हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। वो सारे अटैचमेंट्स जो गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए किए गए उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। हर हाल में शिक्षक केवल शिक्षा देने का काम करेगा, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। ये हम लोगों ने समय समय पर निर्देश जारी करते हैं। कई बार हम लोग इसको बिल्कुल स्पष्ट निर्देश भेजते हैं कि इस हफ्ते में इस तरह की गतिविधियों में जो शिक्षकों को लगाया गया था उनको मुक्त करके स्कूल में भेजने का काम करें। तो ये हम बीच बीच में करते भी हैं और इसको मॉनिटर भी करते हैं। गुलाम मुस्तफा है नर्मदापुरम से ही। गुलाम जी सवाल करें। शिक्षा मंत्री जी से ये सवाल है कि आप लंबे समय से होशंगाबाद नरसिंहपुर में सांसद भी रहे हैं, तो सीबीएसई स्कूलों की जो पढ़ाई है उसका मुकाबला करने के लिए राज्य शासन के जो स्कूल हैं वो उनमें कोई नई योजना आई है क्या उस तर्ज पर यहाँ पर पढ़ाई के बच्चों को दिलाई जा सके, छात्रों को? मुस्तफ़ा जी, एक बहुत आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मुझे लगता है कि आज के समय के अनुकूल ये प्रश्न है। आज नई शिक्षा नीति की आवश्यकता इस देश में क्यों पड़ी? मैं तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैकाले की उस घिसी पिटी, एक व्यवस्था विरोधी, एक पीढ़ियों को नष्ट करने वाली शिक्षा पद्धति थी, उसको उन्होंने बंद करके नई शिक्षा नीति इस देश में लेकर आए। उस नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान है, आगामी समय में जैसा आपने कहा कि सीबीएसई स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अन्य स्कूल्स, हमारा स्टेट का जो हमारा सिलेबस है वो उतना व्यवसायिक या रोजगार मूलक नहीं है। हमें इस बात को बताते हुए खुशी है कि नई शिक्षा नीति का जिस दिन पूरा उसका ज़मीन पर
उतरना हो जाएगा। जिस दिन हम उसको पूरी तरह से लागू इस प्रदेश में कर देंगे, वो शिक्षा नीति जो पूरे देश में एक समान सिलेबस देगी, राज्यों को स्थानीय स्तर पर उसमें आंशिक परिवर्तन का अधिकार देगी, जिलों को और निचले स्तर पर, जैसे बुंदेलखंड में है तो बुंदेलखंडी में क्या पढ़ाना है, मालवा के अंचल में है तो मालवांचल की स्थानीय भाषा है, मालवांचल का बच्चे को क्या और उसको स्थानीय स्तर पर देना है, इस तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराना है। आपका और रेवांचल में वहाँ स्थानीय स्तर पर बच्चे को क्या शिक्षा देना है। पूरे देश में समान रूप से शिक्षा दी जाएगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर सरकारों को, व्यवस्थाओं को इस बात की छूट रहेगी कि और स्थानीय स्तर पर उसमें क्या जोड़ना है, एक आंशिक परिवर्तन कैसे उनको करना है, तो वो उसमें जोड़ने का अधिकार। नई शिक्षा नीति जिस दिन इम्प्लीमेंट उसका पूरे रूप से इस प्रदेश में हो जाएगा, आपका जो प्रश्न है मुझे लगता है कि उसका परिणाम उस दिन आ जाएगा। आज सही बात, मैं इस बात से सहमत हूँ कि सीबीएसई का एक अपना पैटर्न है, एक कॉम्पिटिटिवनेस जो उसके अंदर है बच्चों को, कि वो जाकर बाद में एक अपने आप को बेहतर प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाता है। और स्टेट बोर्ड का बच्चा जो है वो उसको अपनी जो ज्ञान की सीमाओं में उसे बांध दिया गया था। तो इन सब से मुक्ति मिलेगी नई शिक्षा नीति का जब क्रियान्वयन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेट बोर्ड का बच्चा उसके अंदर कहीं काबिलियत में कमी है, या स्टेट बोर्ड का बच्चा निकला हुआ कहीं बाहर नहीं जा रहा। मैं ऐसे हजारों स्टेट बोर्ड के निकले हुए बच्चे को बता सकता हूँ, आज हमारे स्टेट सर्विसेज में हैं, व्यापम के माध्यम से चयनित होते हैं, ऑल इंडिया लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टेट बोर्ड के पढ़े बच्चे ही जाते हैं। सीबीएसई से निकला हुआ बच्चा आवश्यक नहीं है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकल के जाए। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि समान शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, समान सिलेबस होना चाहिए, और एक जो अंतर दिखता है प्राइवेट स्कूल का और शासकीय स्कूल्स के बीच में, वो अंतर समाप्त होना चाहिए। उसी पर नई शिक्षा नीति काम कर रही है, और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए समान रूप से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी है और शासकीय हमारे जो व्यवस्था है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और आप देखना उसी का परिवर्तन है। आज जो हम डिजिटल क्लासेस हैं, हमारे जो हम लैब्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन की बात है, या रोजगार मूलक शिक्षा है, बच्चों के स्किल डेवलपमेंट की बात है, ये सब सारी चीज़ें हम उसी आपकी जो प्रश्न है, आपकी जो कल्पना है, उसी को साकार करने के लिए हम इसमें व्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। एक सुना है, हालांकि मैं पहुंचा नहीं हूं कभी, आपने भी स्कूल संचालित कर रखा है, यानी आपके परिवार ने, वो किस स्थिति में है और कैसा है और कितनी फीस आप लेते हैं? व्यक्तिगत सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि सही बात है, चीज़ें जो हैं वो चीज़ों को सामने आना चाहिए। मैं 2003-04 में जी, पिताजी का उस समय मन था, मैं उन दिनों में किसी सार्वजनिक पद पर नहीं था जी। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने उस समय कहा कि वो उनकी पढ़ाई बाहर हुई जी, बचपन से बाहर चले गए थे, नागपुर से वो ग्रेजुएट थे, उनका एजुकेशन नागपुर का हुआ था। उनका बीमारी के दौरान उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा स्थानीय स्तर पर मिलना चाहिए, और बच्चे कई बार स्थानीय स्तर पर बेहतर शिक्षा के अभाव में बाहर जाते हैं, तो माता पिता का वियोग बच्चों को बहुत अखरता है। तो अपन कोशिश करो कि अगर संभव हो तो मेरी माँ के नाम से, मतलब मेरी दादी के नाम से, उनकी मदर जो थी, उनके नाम से एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, बहुत आर्थिक बोझ लोगों पर ना पड़े, वो स्कूल संचालित होता रहे, इस तरह की फीस स्ट्रक्चर के साथ में स्कूल संचालित करें। 2004 में हमने वो स्कूल वहाँ पर पिताजी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके निर्देश पर ही चालू किया था, हमारी दादी के नाम से। RDPS करके स्कूल है, ग्रामीण क्षेत्र में है। सबसे नज़दीकी नगर पालिका 22 किलोमीटर दूर है, तेंदुखेड़ा करेली। उस समय तो तेंदुखेड़ा भी ग्राम पंचायत हुआ करती थी जब ये स्कूल डला था। वहाँ पर हम लोगों ने स्कूल चालू किया। 24 बच्चों, 2 शिक्षक से वो स्कूल चालू किया था। काफ़ी समय मैं देता था, और अभी भी अवसर मिलता है तो मैं स्कूल जाता हूँ। कल भी मैं अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रमों में जाने के पहले वहाँ पर गया था, क्या चल रहा है इस बात की नज़र रखने। हम लोगों ने संचालित किया, और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी भी है और संतोष भी है कि पिताजी की अपेक्षाएं थी, परिवार का नाम उसमें था। हम लोग आज भी 1200, 1500, 1800 रुपये की जो फीस होती है न्यूनतम फीस महीने की,
उस पर हम स्कूल संचालित करते हैं। 20, 25, 30 किलोमीटर मतलब सागर ज़िले का बच्चा भी वहाँ पर आता है, चूँकि बॉर्डर एरिया हमारा सागर का, 25 किलोमीटर से बच्चों को लाते हैं, उनको छोड़ने का काम करते हैं और एक क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर मिले। लगातार उस समय मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं था, उस समय तो विधायक सांसद भी नहीं था। हम लोगों ने उस कल्पना को लेकर आगे बढ़े थे कि श्रेष्ठतम शिक्षा न्यूनतम खर्चे पर हम पालकों को कैसे दे सकते हैं। मुझे गर्व है इस बात का बताते हुए कि पुलिस सर्विसेज में हो, टैक्सेशन के क्षेत्र में वाणिज्य कर अधिकारी हों, डॉक्टर्स, इंजीनियर, IITN, विदेशों में बच्चे हमारे काम कर रहे हैं। हमारा बच्चा एक अभी भारत सरकार की इंटेलिजेंस सर्विसेज में गया है, GST की सर्विसेज में बच्चे गए। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो उस स्कूल से पढ़कर आज बेहतर जगहों पर जा पाए, क्योंकि उन्हें स्थानीय स्तर पर एक सस्ते दर पर मतलब बहुत न्यूनतम फीस स्ट्रक्चर के साथ उनको हमने एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ हम दे पाए। तो बच्चे आज मतलब मेरे लिए बड़े संतोष का विषय है और मुझे एक बड़ा धन्यवाद का भाव पिताजी के प्रति रहता है कि अगर उन्होंने नहीं कहा होता, उन्होंने एक ये जिज्ञासा व्यक्त नहीं करी होती, हम लोगों से अपेक्षाएं नहीं करी होती। हर साल हमने 2-2, 3-3 कमरे बनाए। 21 साल के बाद में भी हमारा कुछ ना कुछ वहाँ काम चलता रहता है। हमारा हर साल भाव रहता है कि हम परिवार की तरफ से इसमें कुछ और हर साल बढ़ाएंगे। अभी भी पूरा नहीं बन पाया वो। 21 साल के बाद में भी स्कूल में कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलता रहता है और काफ़ी अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हम लेकर आते हैं। केरल के शिक्षक भी हैं, आंध्रा के भी हैं, जबलपुर बड़ी जगहों से, स्थानीय स्तर पर भी जो अच्छे बच्चे जो हमारे शिक्षक हैं वहाँ पर, शिक्षिकाएँ हैं, उनको हम लोग रखने का काम करते हैं। और मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कई बार हमको खुद से भी उसमें स्कूल में योगदान देना पड़ता है, लेकिन हम बच्चों के ऊपर अतिरिक्त भार ना पड़े, बच्चों के ऊपर कभी मतलब पैसे के कारण बच्चों को पढ़ाई से वंचित ना होना पड़े। कई बार उस स्कूल में पढ़ता हो बच्चा, उसके किसी पेरेंट की डेथ हो गई, पता लगता है कि वो पढ़ा नहीं सकते, बच्चे को स्कूल से निकालना चाहते हैं। क्यों निकालना चाहते हैं? चूँकि घर परिवार में इस तरह का दुखद हादसा हुआ है। तो हम कहते हैं बच्चे को हमारे लिए छोड़ो, इस बच्चे को हम पढ़ाएंगे। स्कूल पढ़ाता है उस बच्चे को। मैं इस बात को कह सकता हूँ, जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि 200 से अधिक बच्चे हम लोगों ने मतलब शिक्षा के लिए अडॉप्ट कर रखे हैं। मतलब ऐसे अडॉप्शन नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। वो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकले, किसी किस्म का आर्थिक बोझ उनके ऊपर ना हो, उनको सिलेबस देना, उनको परिवहन देना, उनको उनकी फ़ीस आदि की लायबिलिटी से मुक्त रखना, ये स्कूल की जिम्मेदारी रहती है और हम उस बात की चिंता करते हैं। हमारा जो डायरेक्टर्स हैं उसके वो देखते हैं, हमारा स्कूल का प्रबंधन जो उन बच्चों की चिंता करता है। तो हम लोग इस तरह से करते रहते हैं और मुझे लगता है जीवन में अनेक विसंगतियों के साथ आपको जीवन जीना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सुकून देती हैं। लगता है कि आपका जीवन सार्थक हुआ। मुझे लगता है कि अपने जीवन में वो काम हम एक ऐसा करते हैं जो हमें संतुष्टि भी देता है और लगता है कि हाँ, आपने अपने जीवन को अपने पेरेंट्स की, अपने पालकों की अपेक्षाओं को शायद आप पूरा कर पा रहे हैं, उसमें हम प्रयास करते रहते हैं। शायद यही वजह है कि आप विपक्ष की स्थिति में भी, पक्ष की स्थिति में भी अपराजय योद्धा के रूप में निकले। शायद यही बहुत सारी दुआएं होंगी। कितने बच्चे हैं अभी वहाँ उस स्कूल में? मुझे लगता है कि बहुत में ज़्यादा तो नहीं जा पाता, फिर भी काफ़ी बच्चे होंगे, 1500 से तो ज़्यादा होंगे। अच्छा, और सबसे बड़ी बात पूरे ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो जब उनको छोटी क्लास में छोड़ कर जाते हैं तो वॉशरूम जाने के लिए भी ऐसे इशारा करते हैं अपनी उंगली से, हमको यहाँ जाना है। मतलब सिखाया जाता है बच्चों को कि कहीं वॉशरूम जाना है तो हमारे बुंदेलखंड में इस तरह, वो बच्चा इस तरह से वो आता है बच्चा, और जब निकल के जाता है तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए और एक अपना मतलब काफ़ी एक अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ तो कोई दे नहीं सकता, हम भी नहीं दे सकते, लेकिन हमारा प्रयास ये होता है कि हम श्रेष्ठतम उन बच्चों को दे पाएँ, क्योंकि यही एक काम ऐसा है हमारे लिए जो हमको एक सुखद अनुभूति भी कराता है, सुकून भी देता है और समाज को हम कुछ दे पा रहे हैं इस बात की सुखद अनुभूति भी कराता है। ये सब दुआएं हैं जो आपको पूरे प्रदेश में स्कूल के मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री बनाया और पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए आप काम करने जा रहे हैं। समीर खान है, हम बहुत समय और नहीं लेंगे, कुछ ही और लगे। समीर खान है मंदसौर से ही। समीर जी अपना सवाल करें।
मेरा ये सवाल है मंत्री जी, क्या नैतिक शिक्षा पढ़ाने और बाल सभा तरीके कार्यक्रम फिर से शुरू होंगे कि नहीं होंगे मंत्री जी? नैतिक शिक्षा पढ़ाने और बाल सभा होने जैसे कार्यक्रम फिर से शुरू होंगे क्या? नहीं, इस पर तो हम लोग, मैंने पहले भी कहा कि नैतिक शिक्षा और मूल आधारित शिक्षा, ये नई शिक्षा नीति का तो मर्म ही यही है। और जब अगर आपको नैतिक शिक्षा मिलेगी, आपके लिए मूल आधारित शिक्षा मिलेगी, तो स्वाभाविक रूप से जीवन में आपके पास बेहतर विकल्प होंगे आगे बढ़ने के लिए। नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, 100% क्रियान्वयन आपके प्रश्न का भविष्य में जवाब होगा। हम उस पर काम कर रहे हैं, प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं। और क्योंकि नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा, ये या तो नैतिक मूल्यों का ज्ञान माता पिता करा सकते हैं या शिक्षक करा सकते हैं। शिक्षक वही कराता है जो उसके पास सिलेबस होता है। तो सिलेबस के माध्यम से नैतिक शिक्षा का ज्ञान बच्चों तक पहुँचे, इस बात के लिए हमारा विभाग और हमारी सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है और इसको हम सामने रखकर काम भी कर रहे हैं। मंत्री जी, एक हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं अजय त्रिपाठी जी, वो एक सवाल अपने आपसे करना चाह रहे हैं। अजय जी, सवाल करें। मेरे पास एक सवाल नहीं एसपी साहब, 2 सवाल हैं, एक परिवहन से संबंधित और एक स्कूल। अरे आप 3 सवाल करिए, कोई पहला सवाल में स्कूल शिक्षा से है। बॉस, ये मैं जानना चाह रहा था इस खबर में कितनी सच्चाई है कि आप जो तमाम अच्छे स्कूल हैं अपने मध्य सरकार के, उनको निजी हाथों में हैंड ओवर करने के कवायद चल रही, चाहे वो एक्सीलेंस स्कूल हो, चाहे मॉडल स्कूल हो या फिर सीएम राइज स्कूल हो? नहीं, मुझे लगता है कि हैंड ओवर करने नहीं जा रहे। अगर कोई अच्छा संस्थान काम कर रहा है और आपके स्कूल में वो आकर सहयोग कर सकता, अभी हमारा ये विचार नहीं है, लेकिन हम लोग ये कई बार कल्पना आती है कि एक अच्छे व्यक्ति का जिस तरह से लाभ लिया जा सके। अगर किसी अच्छी संस्था का वो आकर आपको कुछ सहयोग करना चाहता है, कि आकर अच्छे शासकीय स्कूल को और बेहतर करना चाहता है, हमारे सिस्टम में, हमारे शिक्षकों के माध्यम से, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारी सुविधाओं में अगर कुछ आकर अपना बेहतर योगदान दे सकता है, मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी बहुत सोचने के स्तर पर ये है। और जब लगेगा कि पूर्णतः सुरक्षित फुल प्रूफ सिस्टम अगर होगा, जिससे हमारे तंत्र को कोई भेदने का काम ना कर सके, आरटीई का उल्लंघन ना हो, किसी किस्म का हमें आर्थिक बोझ ना हो, किसी किस्म की हमारी जो अपेक्षा है हमारे तंत्र से, उस अपेक्षा को वो कहीं तोड़ने का काम न करता हो। और सबसे महत्वपूर्ण, शासकीय स्कूल में बगैर पैसे के जो शिक्षा देने का हमारा एक बच्चे का अधिकार है, पालकों का अधिकार है, वो खंडित ना हो। इन सारी चीज़ों को सामने रखकर अगर कोई कल्पना हम लोग कर रहे हैं, कभी अगर उस पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कुछ हम बेहतर की चीज़ निकल कर आएगी तो ये आगे बढ़ेंगे। समाज का अहित ना हो, बच्चों का अहित ना हो, शासकीय तंत्र खंडित ना हो, इन सब चीज़ों को सामने रखकर ही नीति बनेगी। प्राइमरी लेवल पर अभी हम सोच रहे हैं कैसे आगे बढ़ेंगे, ये नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि इस पर हम सोच रहे हैं कि कहीं बाहर से अगर सहयोग लेकर तंत्र को और विकसित किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है तो वो करना चाहिए। हमारे औद्योगिक घराने CSR के माध्यम से काम करते ही हैं। इंदौर शहर में इंस्टीट्यूशन हमारे शासकीय स्कूल हैं जिनमें वो काम करते हैं। नरसिंहपुर ज़िले में जैसे NTPC का संस्थान है, वो हमारे स्कूलों को अपग्रेड करने का, उन स्कूलों में बेहतर व्यवस्थाएं देने का काम करता है। तो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, समाज में बेहतर की संभावना हमेशा रहती है। कुछ अच्छा होगा तो हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। अजय जी, और सवाल करें आप। मेरा बस ये था कि आपके विभागों का कॉम्बिनेशन बड़ा अजीबोगरीब है संयोग, क्योंकि हम लोग भी पिछले 25-30 साल में देखते आ रहे हैं, हमारा जो अनुभव है ऐसा संयोग कॉम्बिनेशन विभागों का बहुत कम देखने को मिलता है। मेरा सवाल ये कि परिवहन विभाग, स्कूल शिक्षा तो चलिए आप चूंकि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव उससे मैच कर रहा है और मेल खा रहा, तो काम आगे बढ़ रहे हैं। परिवहन विभाग को काजल की कोठरी कहा जाता है। पिछले 30 साल का मेरा अनुभव, 35 साल का एसपी त्रिपाठी साहब का अनुभव और तमाम जो उदाहरण देखे हम लोगों ने, ये काजल की कोठरी है। लेकिन पिछले 1.5 साल के अनुभव में राव उदय प्रताप सिंह बिल्कुल बेदाग हैं। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं भविष्य इसका? आगे के अभी बहुत समय बाकी है, 3.5-4 साल। आज 2 त्रिपाठियों के प्रश्नों के बीच में एक मुझे जवाब देना। मैं आपकी बात से एक आंशिक असहमति व्यक्त करता हूं
कि ये काजल की कोठरी नहीं है। कई बार एक सिस्टम में कोई विसंगति रहती है जिसके कारण व्यवस्था आपको बुरी लगने लगती है। आप यही परिवहन विभाग था जो मध्य प्रदेश के अंदर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का माध्यम था। पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को होता नहीं था। मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो एकाध बाइक मिलती थी। अगर वो राजदूत मोटरसाइकिल है तो पता होता था किसकी है। बुलेट से कोई जा रहा है तो पता होता था दरोगा जा रहा है। कारें हुआ नहीं करती थी, जिले में 2-3 गाड़ियां होती थी। व्यक्ति गाड़ी के कारण पहचाना जाता था। एक वो दौर था जब परिवहन विभाग लोगों को यातायात की आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराता था। समय के साथ वो चीज़ अलग हो गई। वो परिवहन विभाग जो गौरव का विषय होता था, बाद में धीरे धीरे करके विसंगतियों के कारण क्वेश्चन मार्किंग हुई, प्रश्न चिन्ह लगे। लेकिन इसी परिवहन विभाग ने बहुत कम अमले के साथ मध्य प्रदेश के सिस्टम को चलाने में हजारों करोड़ रुपए का योगदान भी दिया है। आज अगर हम कहें कि 5-6 हज़ार करोड़ रुपया परिवहन विभाग से आता है और अपने ऊपर वो 150 करोड़ रुपए खर्च करता है, और वो पैसा हमारा चाहे टैक्सेस के माध्यम से हो, नए वाहनों की बिक्री के माध्यम से हो, या अनैतिक गतिविधियों में जो वाहन चालक लिप्त रहते हैं उनके साथ उनसे वसूल किया गया दंड हो, ये काफ़ी प्रदेश में चलाने की बात। तो ये चुनौतीपूर्ण काम था। और कई बार जब लगातार कोई विसंगति समाज के सामने आती है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या एक आम नागरिक के नाते हम लोगों को वो दिखाई देती हो, तो विसंगतियां जब आती हैं तभी उनका निराकरण भी होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं वो गुड गवर्नेंस के मैं कह सकता हूं कि वो एक हमारे लिए आइकॉन हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक नैतिकता और स्वच्छता की राजनीति उन्होंने करी। गुजरात में एक मॉडल प्रदेश उन्होंने बनाया। आज शिक्षा में लोग गुजरात को मॉडल मानते हैं, हेल्थ सेक्टर में गुजरात को मॉडल मानते हैं, गुड गवर्नेंस में गुजरात को मॉडल मानते हैं, ट्रांसपोर्ट में गुजरात को मॉडल मानते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में गुजरात को मॉडल मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बेहतर नहीं हो सकता। उन चीज़ों को मध्य प्रदेश ने आत्मसात किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा फैसला हम लोगों ने पिछले वर्ष किया। आप कल्पना करिए कि हमारा एक चेक पोस्ट का एक सिस्टम था। यहाँ पर लगातार शिकायतें मिल रही थी। क्या कमियां थी, क्या नहीं थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। क्या विसंगतियां थी, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। लेकिन लगातार अगर कहीं से किसी किस्म की ध्वनि आती है तो स्वाभाविक रूप से सरकार के कान उस तरफ जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक बड़ा फैसला किया कि हमारे जो चेक पोस्ट थे मध्य प्रदेश के, उनको एक साथ बंद कर 31 जुलाई सीधा बंद करने का काम किया। लेकिन आप कल्पना करिए कि आपका जो चेकिंग का एक व्यवस्था है, आपका जो ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम चल रहा है, वो जीएसटी चोरी तो नहीं हो रही, ट्रक टैक्सेस की चोरी तो नहीं कर रहे, बसेस हैं टैक्सेस की चोरी तो नहीं कर रहे, इनका नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। इस सब पूरे सिस्टम को भी हम पोस्ट बंद करके छोड़ नहीं सकते। इससे अनैतिक गतिविधियों को रोकने का भी हम चेक पोस्ट से काम करते थे। हम वित्तीय अनियमितता को भी चेक करने का काम करते थे, जीएसटी चोरी को भी चेक करने का काम करते थे, ट्रक की साइज है, बस के अंदर क्या सामान जा रहा है, इस तरह की गतिविधियों को हम उससे ही मॉनिटर करते थे। लेकिन उसके बाद हमने लगभग 54 एक चलित हमारे जो चेक पोस्ट क्रिएट हम लोगों ने किए कि आप एक जगह नहीं, उसमें एक जगह बैरियर लगा के चेक करते थे हम। वो मूवेबल है, उनको दिया जाता है कि आप आज इस क्षेत्र में इस हफ्ते आप जांच करोगे, फिर यहाँ करोगे, इस तरह से वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। लेकिन हम उसे थोड़ा हाई टेक कर रहे हैं। ई एनफोर्समेंट का एक सिस्टम हम लोग लेकर आने वाले हैं, जिस लेकर आए भी हैं, उसको हम लोगों ने नीचे उतारने का काम भी कर रहे हैं। उस पर एक ऑटोमेटेड मोड पर इस विभाग को हम लोग ले जा रहे हैं कि कोई अनियमितता, कोई ट्रक है, उनको लगता है कि इसमें अनियमितता हो रही है,
उसको हम लोग रोकेंगे, जांच करेंगे। अनियमितता है तो नगद पैसा दंड स्वरूप उससे नहीं लेंगे। POS मशीन हमने दी है, उसके माध्यम से आप पैसा काटोगे। डिजिटली कलेक्शन होना चाहिए, कैश कलेक्शन आप नहीं करोगे। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हम और इस तंत्र को बेहतर करने के लिए, पारदर्शी करने के लिए हम लोगों ने सरकार से बजट मांगा है। बजट हमें दिया भी गया है। हम कर्मचारी भी उसमें लगाने का काम कर रहे हैं। हम भर्तियों को भी करने का काम करेंगे और हम पारदर्शी तरीके से, मतलब फेसलेस चीज़ें और बेहतर कैसे हो सकती हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। और आंशिक अनियमितताओं को छोड़ दिया जाए तो अभी प्रदेश के अंदर जो एक आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चलता था, उसको हम लोग रोकने में कामयाब हुए हैं। और हमारी तरफ से कोशिश, हम सख्ती भी करते हैं। अगर अनियमितता कहीं होती है, हम लोगों ने कर्मचारियों को सस्पेंड करने का काम किया। कहीं अनियमितता होती है, ऑफिस अटैच करने का काम किया, उनकी इंक्वायरी खड़ी करी हम लोगों ने। किसी भी किस्म की, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में किसी भी किस्म की अनैतिक गतिविधि को, खासकर वित्तीय अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस भाव के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और सख्ती से उसका क्रियान्वयन भी करा रहे हैं। कोई और पिटारे में आपके सवाल तो नहीं है अजय जी? नहीं, बस बढ़िया सवाल है। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ सवाल कर रहे हैं, बहुत सवाल हैं अभी तो। चलिए, अंकित यादव जी इंदौर से हैं जो परिवहन विभाग से जुड़ा सवाल करना चाह रहे हैं। अंकित जी सवाल करें, बस थोड़ा सा समय लगेगा। से यह सवाल है कि परिवहन नाके बंद होने से भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन नाके बंद होने से होने वाली राजस्व की हानि को कैसे कम करेंगे? चिंता है। हाँ, मतलब ये एक जागरूक नागरिक का प्रश्न नहीं है। सही बात है। और ये आपकी चिंता नहीं, हमारी भी चिंता है, सरकार की भी चिंता है। हम इसके लिए ही सारा ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं। हम लोग एक पारदर्शी व्यवस्था हम लोग लेकर आ रहे हैं। इसमें हम जो MP ऑनलाइन के माध्यम से, या कहना चाहिए कॉमन सर्विस सेंटर्स डेवलप करके, हम लोग ऐसी एक चीज़ों को लेकर आ रहे हैं जिनके माध्यम से हम आगे आने वाले समय में जो राजस्व की हमें हानि होती है उसकी हम पूर्ति कर सकें। आज जैसे परिवहन का है, चेक पोस्ट हमने बंद किए हैं, लेकिन चेकिंग सिस्टम बंद नहीं किया हमने। जैसा मैंने पहले प्रश्न में ही बताया आपको उसके जवाब में कि हम एक पारदर्शी व्यवस्था कर रहे हैं। पहले क्या है, अगर रोका, अनियमितता पाई, आपस में उनका समन्वय बन गया, पैसा ले लिया, गाड़ी को छोड़ दी। अब ये सिस्टम आगे नहीं हो पाएगा। हम बॉडी वॉर्न कैमरा लगाएंगे। हमारा जो कर्मचारी है वहाँ पर जब जो उसका बातचीत होगी, इंटरेक्शन होगा उसका ड्राइवर के साथ, मोटर मालिक के साथ, वो हमें यहाँ भोपाल में भी दिखेगा। हमारा जो कमांड सेंटर है वो इन चीज़ों पर इनको मॉनिटर करेगा कि पूरे प्रदेश में हमारे चेक पोस्ट के ऊपर क्या गतिविधियाँ हैं। आज के दिन कितने इनने ट्रक्स को, बसेस को, कितने लोगों को रोका, जांच हुई, क्या बातचीत, सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रहेंगी। स्वाभाविक रूप से जिस दिन हम पूरी तरह से ऑटोमेटेड मोड के अंदर चले जाएंगे, सारी जो चीज़ें हमने अभी टेंडर कर रखी हैं, जिन चीज़ों को हम खरीद रहे हैं, उनको नीचे इंस्टॉल करेंगे। हमारा तो ये है भविष्य में हम एक्सरे सिस्टम भी वहाँ पर लागू करेंगे कि हाईवे के किनारे में हम एक्सरे मशीन लगाएंगे। अभी कुछ राज्यों ने किया है, वो उस एक्सरे हम रोकने का काम, ट्रक आएगा, उस एक्सरे मशीन के सामने से निकल के चला जाएगा। वो चेक करेगी इसके अंदर कितना माल है, क्या रखा है, और उसकी बिल्टी में क्या है, अंदर क्या है, उसका वजन कितना है, ये सारा एक्सरे होगा। तो फेसलेस चीज़ों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और चूंकि समय के साथ में जो एक डिजिटल वर्ल्ड है आज की दुनिया, आप देख रहे हो, पहले हम लोग ट्रांजिस्टर में समाचार सुना करते थे, BBC के समाचार आते थे, हम लोग कमेंट्री सुनते थे, अपना ट्रांजिस्टर के ऊपर सुनते थे बचपन में। एलन मैकगिलबी वगैरह समाचार BBC से सुनाया करते थे, वो मतलब समाचार सुनते थे। तो अब युग बदला है, चीज़ें थोड़ी सी हाईटेक हुई हैं, तो उसका हम लाभ लेंगे और एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी सिस्टम, फेसलेस सिस्टम, जिसमें लोगों को मतलब बगैर उससे टच किए हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे कर्मचारी जो वहाँ पर उन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करेंगे। और जो लोग इसमें शामिल होंगे, चाहे वो ट्रक ओनर हो, ड्राइवर्स हों, बस के लोग हों, या प्राइवेट कार भी है, उसके नंबर प्लेट ठीक नहीं है, गलत नंबर प्लेट है, वाहन चोरी का है, या टैक्स उसने जमा नहीं किया, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना चल रहा है, इस तरह की अनियमितताओं से निपटने के लिए
एक सिस्टम, फुल प्रूफ सिस्टम हम लोग तैयार कर रहे हैं। उस पर हम आगे भी बढ़ चले हैं, काफ़ी आगे निकले हैं, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में आप संतुष्ट होंगे कि मध्य प्रदेश में एक बेहतर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यहाँ पर लागू हमारी सरकार कर पाई। गुड गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं। आपने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी गुड गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं, वो नहीं, उसके पहले आपको ध्यान हो सरदार वल्लभ भाई पटेल मैंने कहते हैं कि मोदी जी के और उनकी जो समानता है गुजराती होना। दूसरा, गुड गवर्नेंस की बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले कही थी। उसी लाइन पे चल रहे हैं। टोनी बेद जी हैं इंदौर से, सवाल करें टोनी जी। मेरा मंत्री जी से एक सवाल है, रोडवेज की बस फिर से शुरू करने की योजना कब तक अमल में आ जाएगी और इसका स्वरूप कैसा होगा? अभी रोडवेज की बसें चलने की बात कही। आपको पता, हमारा मध्य प्रदेश का जो नागरिक है वो जागरूक भी है, और मुझे लगता है कि आपका जैसे स्वराज एक्सप्रेस है, दूसरे न्यूज़ चैनल्स भी होंगे, इनके माध्यम से वो चीज़ों को उसके पास तक पहुंचती भी हैं जी। अभी पिछले दिनों ही हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक परिवहन पॉलिसी लेकर आए, और जब इस विभाग की जिम्मेदारी मुझे मिली तो शुरुआती दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी थे, और उनकी एक मन में कल्पना थी कि मध्य प्रदेश में आम आदमी का परिवहन की एक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसमें काम कर रहा है और दूरस्थ के गांव तक भी जा रहा है, लेकिन आम आदमी जो उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता और उसके कारण वो यातायात की सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा, तो इस पर हमें कुछ काम करना चाहिए। तो मैं पूरे गर्व के साथ, बड़ी खुशी के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि माननीय के नेतृत्व में पिछले दिनों जो हमारी पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी के तहत आगामी समय में, अभी जैसे इंदौर उज्जैन में हमारा सर्वे का काम चल रहा है, जल्दी हम वो सर्वे आदि से निर्मित होकर इस पर आगे बढ़ेंगे। हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी का गठन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक कंपनी होगी, अलग अलग संभागों में उसकी सब्सिडरीज होंगी, नीचे स्तर तक हम ले जाएंगे, जिला स्तर पर हम लोग एक उसके संचालन की टोली बना रहे हैं कलेक्टर की अध्यक्षता में, तो कलेक्टर के संयोजन में कहें, उसके लिए अध्यक्षता नहीं कहेंगे, इस तरह से एक सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं जिसके तहत भविष्य में हम अपना एक रोडवेज का पूरा एक व्यवस्था इस प्रदेश में लेकर आएंगे, जो शहर से गांव की तरफ जाएगी, गांव से शहर की तरफ आएगी। अभी आम तौर पर परिवहन की जो व्यवस्था है वो घाटी की व्यवस्था है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये व्यवस्था नो लॉस नो प्रॉफिट की भले ही हो, लेकिन सरकार को घाटा भी ना हो और लोगों की जेब के ऊपर डकैती भी ना डले। तो ये दोनों का समन्वय इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि वो एक बेहतर व्यवस्था हम दें। दूरस्थ गांव से जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालयों से राजधानी, एक ऐसा एक सिस्टम डेवलप हो जिससे कि आम आदमी उसका लाभ ले सके। अभी जैसे भोपाल शहर में बस सर्विसेज हैं, पहले थी इंदौर में हैं, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं जा पाती थी। अब राजधानी की बस दूरस्थ गांव में जाएगी, दूरस्थ गांव की बस भी बड़े शहरों तक आ सकती है। तो इसके सर्वे आदि का काम चल रहा है, बहुत प्राइमरी स्टेज पर ये है, लेकिन सरकार माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये तय कर चुकी है इस सिस्टम को हम चालू करेंगे, ये शीघ्र चालू होगा। और आम आदमी के लिए संतोष का विषय ये है कि पुरानी सरकारों के द्वारा एक तंत्र को जो ध्वस्त कर दिया गया था, उस तंत्र को भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ मोहन यादव जी के नेतृत्व में, वो आम आदमी की एक बड़ी सुविधा, बड़ी अपेक्षा, वो ग्रामीण परिवहन को फिर शुरू करेगी। मतलब MPSRTC जो कहा जाता फिर बहाल होगा एक तरह से। हेमराज दंगर जी हैं इंदौर से, सवाल करना चाह रहे हैं। हेमराज जी सवाल करें। मेरा मंत्री जी से सवाल है, प्राइवेट वाहनों को जो काकस है वह क्या सरकारी तंत्र की परिवहन व्यवस्था को सफल होने देगा, कैसे निपटेंगे? क्या प्राइवेट वाहनों का प्राइवेट जो ऑपरेटर हैं उनका जो काकस है, जैसे मैंने इसके पहले प्राइवेट स्कूलों का काकस बोला था, उनका जो काकस है जो आपके सरकारी तंत्र में जो MPSRTC की स्थिति पे आप फिर से बस चलाएंगे, उसको सफल होने देगा क्या? नहीं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है। ये हम सरकार इन बसों को नहीं चलाएगी, ये हम PPP मोड पे ही चलाएंगे। ये जो अभी प्राइवेट बस के जो मालिक हैं, जो संचालक हैं, ये उसके हिस्सेदार बनेंगे। फ़र्क इतना होगा कि ड्राइवर कौन है, कंडक्टर कौन है, कहाँ से कहाँ का कितना पैसा लगेगा, ऑनलाइन आपकी पर्ची कटेगी, पैसा कलेक्शन होगा।
वो यहाँ कमांड सेंटर से उस पर नज़र रहेगी। बस के आगे का वातावरण कैसा है, बस के अंदर कैसा है, बस के पीछे कैसा है, ये उसमें लगे कैमरे इस बात को भोपाल में बताएंगे। मतलब मैंने जो आपसे कहा है, एक पारदर्शी तंत्र, पीपीपी मोड पर जाने के बाद में भी पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा परिवहन की व्यवस्था इस प्रदेश में आएगी। सरकार की अपनी उसमें एक हमने मान्यता निर्धारित की है कि इस व्यवस्था के तहत आपने बस चलाना है, इतने रुपए किलोमीटर के हिसाब से चलाना है, इससे अधिक पैसा आप नहीं ले पाओगे, समयबद्ध तरीके से चलाना है, चरणबद्ध तरीके से चलाना है, हर हाल में बस आपकी समय पर निर्धारित स्थान पर पहुंचना चाहिए, इस दर पर पहुंचना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं और एक बड़ा अच्छा एक फुल प्रूफ एक व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं, जो कि किसी किस्म की किसी मतलब निजी भागीदार को किसी भी अनैतिक काम की 1% छूट नहीं देगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो सारी व्यवस्थाएं उसके अंदर देंगे जो लोगों को संतुष्टि और सुकून प्रदान करेगी। पांडे जी हैं जो भोपाल के ही हैं, सवाल करना चाह रहे हैं, उनकी एक चिंता है। पांडे जी सवाल करें। मेरा आदरणीय मंत्री जी से ये पूछना है कि भोपाल में आरटीओ बहुत दूर कर दिया है और भोपाल शहर में कोई आरटीओ का उपकार्यालय खोलने का कुछ विचार है कि नहीं, क्योंकि आम जनता बहुत परेशान हो रही है इतना दूर तक जाने। आप पांडे जी बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिस दिन हम वो सारी चीज़ें कर लेंगे आपको आरटीओ ऑफिस जाना ही नहीं पड़ेगा। हम अभी ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन कर दिया और हम जो हमारा कमांड सर्विस सेंटर एमपी ऑनलाइन आदि है, इनसे हम संपर्क में हैं। हम लोग भविष्य में फेसलेस चीज़ें, सारी सर्विसेज आपको फेसलेस कर देंगे। आप कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उन सर्विसेज को आप ले सकते हो। जैसे अभी आप पैसा ट्रांसफ़र मोबाइल से करते हो, आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके लर्निंग लाइसेंस बना रहे हो, आप इसी तरह से भविष्य में सारी या ये कहें अधिकांश हमारी जो सुविधाएं हैं हम फेसलेस करने जा रहे हैं। अभी ज़रूर आपको लग रहा होगा कि इतने किलोमीटर बाहर है, बार बार जाना पड़ता है, और जब सारी चीज़ें फेसलेस हो जाएंगी तो आपको कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप घर बैठकर या जो एक कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर सेंटर जाकर आप उन सुविधाओं का लाभ ले सकते हो जो आपको जो एक आरोप प्रत्यारोप जो आरटीओ के ऑफिस पर लगते थे उनसे भी मुक्ति मिलेगी और आपको भी एक फुल प्रूफ सिस्टम घर बैठे आपको मिलेगा। इसलिए दूर जो विसंगति जो आपको आज लगती है कि बहुत दूर आरटीओ का ऑफिस बना है, मुझे लगता है कि वो कुछ समय की तकलीफ है। आपको बहुत जल्दी हम लोग घर बैठे व्यवस्थाएं आपको देने वाले हैं। भोपाल से सारंग सटगले जी हैं, सवाल करें सारंग जी। मेरा मंत्री महोदय जी से एक प्रश्न है कि ट्रैफिक वाले जगह जगह रोककर रोज गाड़ियां पकड़ के परेशान करते हैं, तो क्या परिवहन विभाग का कोई तालमेल है उनके साथ? सारांश जी ने आज की पूरी हमारी जो एक बैठक थी अभी 1-1.5 घंटे की, इसके सारांश पे वो आ गए। जी, आपका क्या है कि हमारे एक सिस्टम में काम करने की जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। परिवहन विभाग का अपना काम है, ट्रैफिक विभाग का अपना काम है। शहर के अंदर कलेक्टर एसपी की देखरेख में एक यातायात की व्यवस्थाएं ठीक चलें, बेहतर व्यवस्थाएं इस बात के लिए वो लगातार चेकिंग आदि करते हैं। जाम ना लगे, यात्रियों को जो वाहन मालिकों को असुविधा ना हो, इस बात के लिए भी सरकार लगातार उनको ताकीद करती है। परिवहन विभाग की जिम्मेदारियां कुछ अलग तरह की हैं कि हमारा शहर के अंदर हमारा दखल कम रहता है जी। कोई परिवहन से संबंधित कोई चुनौती है तो आरटीओ उसको एड्रेस करता है, और नहीं तो हाईवेज के ऊपर, राजमार्गों के ऊपर हमारे काम, हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा रहती हैं। टैक्सेशन के इश्यूज़ हैं, आपका जो रॉयल्टी के इश्यूज़ हैं, बस के आपके फ़ी आदि जमा करी है कि नहीं करी उसके मुद्दे हैं। इस तरह की चीज़ें हम लोग हैंडल करते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था है, शहर के अंदर यातायात की व्यवस्थाएं हैं, स्थानीय प्रशासन इसको हैंडल करता है, और दोनों के कोऑर्डिनेशन से हमारा प्रयास होता है कि किसी किस्म का जो गाड़ी मालिकों को दिक्कत ना हो, ड्राइवर्स को दिक्कत ना हो, जाम आदि की समस्या ना लगे। तो लेकिन आप समझते हो कि अगर कभी आपको चेकिंग का कोई तंत्र विकसित करोगे तो गाड़ियों की संख्या इतनी है कि थोड़ा बहुत व्यवधान तो होता है, लेकिन उसको कलेक्टर आदि और हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, हमारा सिस्टम है, वो उसको
बेहतर तरीके से संचालित करने में अपनी तरफ से नज़र रखता है। चलिए, सवाल तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन एक और सवाल है हिमांशु थरानी जी का भोपाल से, इसके बाद हम खत्म करेंगे, क्योंकि ग्वालियर से भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, वो अलग अलग सवाल करना चाह रहे हैं। हिमांशु जी सवाल करें। मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि पीयूसी वाले जगह जगह खड़े होकर सर्टिफिकेट बनाते हैं, क्या इनके ऊपर विभाग की कोई नज़र है? पूरी नज़र है। जो हमारा, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम लोग इनको परमिशन एक निर्धारित मापदंड के आधार पर ही देते हैं। वो ज़माना चला गया जब आप पीयूसी गाड़ी लेके निकलो और घूमते रहो और जांच करते रहो, फर्जी सर्टिफिकेट बनाते रहो। अब सबकी जगह तय की गई है। आप इतने मीटर के दायरे से इधर उधर अपना वाहन खड़ा नहीं कर सकते। पीयूसी की गाड़ी कहाँ खड़ी होगी ये तय किया गया है। ये हमारे यहाँ से भी दिखता है और उनको भी पता है उनने कहाँ खड़े होना है। वो उतने मीटर से ज़्यादा इधर उधर वाहन ले जाएंगे तो उनके द्वारा जो है, जो एक उनका जो जनरेट करते हैं, जो कोड उनको जनरेट किया गया है, वो काम नहीं करता उनका। वो डिजिटली जो अपना एक उससे निकाल कर देते हैं, कहना चाहिए कि सर्टिफिकेट, वो जनरेट नहीं होगा। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि वो कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं। इस तरह ये सिस्टम को ठीक किया, इसको हम और बेहतर कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल और है, विक्की सिंह करना चाह रहे हैं, लास्ट अंतिम सवाल है, और अगर आपके पास समय हो तो मैं सवाल का सिलसिला आगे बढ़ाऊं, नहीं तो इसको यहीं खत्म करें। तो विक्की सिंह एक सवाल कर ले संक्षेप में, उत्तर भी चाहेंगे संक्षेप में। माननीय परिवहन मंत्री जी, आरटीओ में दलालों की एंट्री कब तक पूरी तरह से बैन होगी, क्योंकि अभी भी दलाल सक्रिय हैं? आप पहले प्रश्न में मैंने उसका जवाब जो दिया है, हम फेसलेस व्यवस्था लेकर आ रहे हैं। आपको संपर्क विहीन व्यवस्था हम इस प्रदेश में देने वाले हैं। जिस तरह से आप जब अपना पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हो, पासपोर्ट ऑफिस, ऑनलाइन अप्लाई करते हो, ऑनलाइन डेट मिलती है आपको, वहाँ वो सिस्टम जो संतोषकारक आपके लिए है, इसी तरह का एक सिस्टम हम यहाँ मध्य प्रदेश में देने जा रहे हैं। फेसलेस सिस्टम, हमारी सारी जो सुविधाएं जो लोगों को मिलना चाहिए, वो सारी सुविधाएं फेसलेस कर देंगे। आपको कहीं नहीं जाना, आप अप्लाई करोगे, आपने जैसे लाइसेंस का अप्लाई किया, हम तय कर देंगे कि ये इतने रुपए में लाइसेंस बन के आपका घर छोड़ेगा। आपको त्वरित सेवा चाहिए, आपको कहना चाहिए कि पोस्टल सेवा चाहिए, किस तरह की वो सब उसमें प्रावधान होगा। सारी सुविधाएं फेसलेस सुविधा होगी तो आपको दलाल के पास जाना ही नहीं है। ऑनलाइन आपको कंप्यूटर पर बैठना है, कंप्यूटर सेंटर पर जाकर आपको बैठना है, और किस तरह की सुविधा आपको चाहिए उससे लेना है। तो आप मतलब कहना चाहिए कि जैसे अभी आप बैंकिंग है, आप पहले बैंक पे जाते थे पैसा निकालने, गिनते थे खड़े होके, फिर चेक करते थे, थैले में डालते थे, चोरी का भय, लुटने का भय। अब ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग। मोदी जी ने जब कहा था हम डिजिटल इस देश में ट्रांजैक्शन का काम चालू करेंगे, लोग मजाक उड़ाते थे। आज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है हमारा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है। ऐसे ही हम कह रहे हैं, हम फेसलेस व्यवस्था देंगे। आपने आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप आरटीओ ऑफिस नहीं जाओगे, वहां दलाल के पास संपर्क में नहीं आओगे, तो किसी भी किस्म की आपके साथ अनैतिक गतिविधि की संभावना खत्म हो जाएगी। वो व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, जल्दी करेंगे। ये सब हमारा पूरा एक पाइपलाइन के अंदर ये सिस्टम हम लोग काम कर रहे हैं इसमें, क्योंकि बड़ा परिवर्तन जब करते हैं समय लगता है, और चूक की संभावना ना हो जी। कोई चीज समाज के बीच में जाएगी तो बेहतर तरीके से जाए, इस बात को ध्यान में रखते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपका जो प्रश्न है आगामी कुछ महीनों में इससे भी आपको एक निजात मिल जाएगी। चलते चलते बात छोटा सा है, आप कांग्रेस की भी राजनीति किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी राजनीति की है, दोनों में अंतर क्या है बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे आपको। कांग्रेस मुझे बड़ा अतीत का विषय हो गया। आप तो जहन में लगता है बहुत लंबा समय, दशक से ज़्यादा मुझे, मतलब 2012-13 का वो दौर था जब वहाँ पर था, विसंगतियों से भरा हुआ एक संगठन विहीन व्यवस्था और सारी इस तरह का था। और मुझे लगता है कि अंतर जब बताया जा सकता है जब वो दो चीज़ें हों कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। अब अंतर बहुत बड़ा फर्क है, मतलब वैचारिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाती। राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर काम करने का जो एक हमारा एक भाजपा का एजेंडा है, उसमें कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाती।
भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का भाजपा का जो एजेंडा है उसमें कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं हो पाती। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक स्ट्रक्चर है, जो संगठन का जो ढांचा है भारतीय जनता पार्टी का, गांव में हमारा जो सक्रिय सदस्य, बूथ प्रभारी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का, कांग्रेस उस सिस्टम में कहीं उनके पास कोई वैचारिक रूप से काम करने की पद्धति से एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सेटअप कहीं कोई मुकाबला नहीं। वैचारिक रूप से राष्ट्रवाद के साथ ओतप्रोत होकर और एक इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब पार्टी के अंदर का जो प्रजातंत्र है वो भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठतम है। मुझे लगता है कि बरसों कांग्रेस चाहे भी तो इस सिस्टम में नहीं आ सकती। ये बहुत ही एक, मुझे लगता है कि एक आदर्श व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की है, जो जिम्मेदारियों देने की बात करें या सरकारें कैसा काम करेंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है तो पार्टी का एजेंडा जो है, पार्टी का जो भावना है, पार्टी जिस भावना के साथ आगे बढ़ी है वो सरकारें उसका क्रियान्वयन कैसे करेंगी। ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती, जिस पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और आप, मुझे लगता है जिस तरह से काम चल रहा है, अपराजय ही रहेंगे जब तक आप रहेंगे। ये हमारी दुआएं हैं आपके साथ। ये सब पराजय अपराजय सब जनता के हाथ में रहता है। आप समाज में जब काम करते हो, लाखों निगाहें आपका पीछा करती हैं। नकली काम समाज के सामने नहीं चलता। आपका जीवन समाज के लिए एक आईना होता है। आप जब काम करते हो लगातार समाज उस पर नज़र रखती है। अच्छा करोगे उसके अच्छे परिणाम आएंगे। आप दिशा से भटकोगे, जनता आपके सामने चुनौती पेश करेगी। अभी तक उस जनता का आशीर्वाद रहा और उसी जनता से प्रेरित होकर उसके लिए ही काम करना है। तो स्वाभाविक को अपना प्रयास होता है कि अपने जीवन का श्रेष्ठतम उन लोगों के लिए दो, ईमानदारी से दो, समय पर दो, और आपकी तरफ से किसी तरह की ऐसी चूक ना हो कि जिन लोगों ने आपको निर्वाचित किया है कभी उन्हें शर्मसार होना पड़े। हमारे जीवन का लक्ष्य रहता है लोग गर्व के साथ अनुभूति कर सकें कि भाई मैंने इस व्यक्ति का निर्वाचन किया, वो हमारी अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है, हमारी भावनाओं के अनुरूप काम कर रहा है। इस चुनौती को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि हम जो हैं, जैसे हैं, वो जनता के सामने हैं। इसमें किसी किस्म का कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होता। हम सहज तरीके से लोगों के बीच में जीवन जीते हैं, लोगों की भावनाओं के अनुकूल काम करने की कोशिश करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो जिम्मेदारी आपको दी है उस जिम्मेदारी को समय पर और ईमानदारी से पूरा करने का कोशिश करते हैं। शायद इसलिए लोगों का आशीर्वाद मिलता है। और यही हमारा एक इतना लंबा समय हो गया, 30-32 साल निर्वाचन के जीवन में, कि वो हमारी जीवन पद्धति बन गई है कि मतलब सुबह उठने के बाद में जहन में कोई चीज़ आती है तो वो सेवा ही आती है। सुबह उठने के बाद जहन में आता है आज क्या काम करना है। अगर किसी दिन हम पूरे दिन में किसी एक व्यक्ति का भला कर पाते हैं तो हमें लगता है अपने जीवन का आज का दिन सार्थक हो गया। इस भाव से हम लोग काम करते हैं, इसलिए शायद लोगों का आशीर्वाद लगातार प्राप्त हो रहा है और इसी भाव के साथ आगे बढ़ने की कल्पना भी। तो आज हमने और हमारे दर्शकों ने बात की हमारे प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी से। हमें देखने और सुनने को मिला कि जनता के सवाल जितने भी तीखे थे, जवाब उतने ही सरल और संजीदगीपूर्ण थे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनता उनके जवाबों से संतुष्ट हुई होगी। आगे हम और हमारा स्वराज एक्सप्रेस परिवार कामना करता है कि उनका राजनीतिक सफर इसी तरह अपराजय होने के साथ साथ बेदाग भी रहे। अंत में उनके लिए यही कहूंगा कि करीब आने से चलता है शख्सियत का पता, जमीन से तो चांद भी छोटा दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।